तो दोस्तों मेरे सामने बैठे हैं इंडियन लोकलाइजेशन के बादशाह, जिन्होंने भारत में 150 से ज्यादा फिल्में लोकलाइज की हैं इंडियन लैंग्वेज में, ना सिर्फ हॉलीवुड की बल्कि साउथ की। मुझे एक थिएट्रिकल मूवी मिली, वर्टिकल लिमिट। क्या बात है, पहली वर्टिकल लिमिट आपने लिखी। इंग्लिश में जो गालियां होती है आप वो रिटेन कर सकते हो। आज डेडपूल 1 में अगर वो जॉर्ज माइकल बोल रहा था, हम उसके किशोर कुमार कर रहे हैं। जॉर्ज माइकल किस रिक्शा वाले को पता है? वो तो सोचेगा तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। इन्होंने इंडिया में पहली बार जब TLC हिंदी कर रहा था, लोकलाइज कर रहा था अपने चैनल को, सबसे पहला शो इन्होंने लिखा। करेक्ट। और आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। आप सोचते हो बेवकूफ है, वो आपसे ऊपर है। यस, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले नहीं सकते। तो इसलिए राइटिंग करते वक्त 3 चीजें मेन है। नेटफ्लिक्स जब सबसे पहले हिंदी वर्जन लेके आ रहा था अपना शो, सबसे पहला शो इन्होंने लिखा है। टॉम क्रूज का जिक्र किया आपने, मिशन इम्पॉसिबल आपने लिखी है और मुझे ऐसा पता चला है कि इंडिया वाज द ओनली कंट्री वेयर टॉम क्रूज हैड गिवन रिटन हैंड रिटन सर्टिफिकेट्स सेइंग दैट द डबिंग हैज बीन इम्पेकेबल। मेरे साथ है मयंक जैन। मयंक जैन भाई, वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। Thank you so much for it's an honor for me to sit besides you in front of you and speak my heart out. अरे ऑनर मेरा है, मैं आप लोगों को बता दूं, 2007 में मैं मुंबई आया, 7 से 9 मैंने एक जगह स्टूडियो में जॉब किया। 9 के बाद जब मैं फ्रीलांसिंग शुरू की तो मयंक भाई उन पहले सीनियर राइटर्स में से हैं जिनके साथ मैंने अपना काम शुरू किया। थैंक यू सो मच मयंक भाई, मुझे शुरुआती अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, अपने अंडर कुछ प्रोजेक्ट्स करवाने के लिए। गाली भी खाई है, हाँ बिल्कुल खाई है, करेक्ट भी किया है, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। और मेरे को लगता है जो राइटर उसके लिए ओपन नहीं होता ना, करेक्ट, फिर उसकी जो राइड होती है ना, सफर बहुत शॉर्ट हो जाता है। 25 साल पहले जब मैं कॉलेज का एक लड़का जो 12th के बाद टाइम पास करने के लिए सोच रहा था क्या करूं, तो टाइम पास के लिए मैं चला गया यहाँ पे। वो भी क्यों? क्योंकि लीला जी पापा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। करेक्ट। दे यूज्ड टू वर्क इन द सेम ऑफिस टुगेदर। तो वहां जब गया पहले दिन तो आंखें ऐसी, ओमपुरी जी डबिंग कर रहे थे। अच्छा। ईस्ट इज ईस्ट पिक्चर की। अच्छा। ओ यार, उनकी आवाज ही ऐसी थी, बिना मैं तो बोलता उनको माइक देते ही क्यों, ऐसी आवाज, ग्रेन्स उनके। और मैं 12th का लड़का अपने एक धुन में, मतलब तब तो अलग ही आवारापन होता है, मतलब मेरे को लगता है। आई वाज ज़ैप्ड कि यार ये क्या करियर है ये। करेक्ट। बस तब से वो पहला दिन था। उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, अगले दिन खुद स्टूडियो पहुंच गए। मतलब अमेजिंग है, पहला दिन ही आपने स्टूडियो में बिताया, वो भी ओमपुरी साहब के साथ, उनकी रिकॉर्डिंग पता था ना स्टार आने वाला है। नहीं, मैं कहता हूँ दैट गिव मी अ किक। मतलब कुछ मोटिवेशंस होती है, हो सकता है अगर वो नहीं होते कोई और होता तो मैं बता ठीक है यार, बिग डील। बट ओमपुरी को देखना, फिर आपके सामने जब वो बाहर निकल रहे हैं, एक उनका एक ऑरा था, वो अपने एक मजे हुए कलाकार थे। तो मुझे लगता था नहीं यार, आज मैंने सब देख लिया। फिर अगले दिन खुद अपने नहाए वहाए, नाश्ता किया, भाग गए स्टूडियो। फिर मुझे लगता है वो पैशन उस दिन से कम नहीं हुआ। वेरी नाइस। आज भी 25 सालों बाद भी उसी पैशन के साथ मयंक भाई से जब भी मिलो उसी जोश के साथ बात करते हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग इनकी एनर्जी है, इनकी वाइब्स है, और इसीलिए हम लोग बैठे हैं आज। आपके विचार अच्छे हैं, मेरी वाइब्स अच्छे हैं, तो अच्छे। विचार एंड वाइब्स हो गया। नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मयंक भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने बोला पहले दिन मैं गया स्टूडियो में, राइटिंग का सफर उस पहले दिन से ही शुरू हुआ था? मतलब आप राइटिंग के लिए बुलाया था आपको, या कैसे राइटिंग कैसे करने लगे? मुझे खुद नहीं पता था मैं क्यों गया हूँ वहाँ पे। अच्छा। आई वॉज लाइक अ वॉन्डरर इन द डेजर्ट, आइदर वेटिंग फॉर द ओएसिस टू कम टू मी और वाटर टू कम इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं जब वहाँ गया, मैंने देखा ठीक है। फिर लीला जी ने बोला मयंक नाश्ता लगाने में मदद कर दो। तो तब आपको याद है क्वालिटी एक ही स्टूडियो हुआ करता था। मेरे को पता नहीं अमित तुमको याद है कि नहीं क्वालिटी? नहीं, मैंने उस दिन काम नहीं किया। क्वालिटी वाज द मेका ऑफ गुड आर्टिस्ट, बिकॉज उस वक्त से 50 आर्टिस्ट है मुश्किल से। और मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ जब निनाद कामत, मनीष वाधवा, सुमित, ये सब क्राउड करते थे, क्राउड डबिंग करते थे। मतलब हमारी क्राउड आज के पर्सपेक्टिव में हैवी वेट से भरी हुई थी। और तो वो एक एक लाइन मैं ले लूँ क्या, यार एक लाइन मैं ले लूँ क्या। उस वक्त मैं था वहां पे। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था मैं क्या करूंगा आगे, मैं बस करता गया। आई टुक ईच डे एज इट कम्स। राइटिंग की बात आती ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये एक चैलेंज था मेरे लिए। अच्छा। सीनियर राइटर की स्क्रिप्ट थी एनिमल प्लैनेट। अच्छा। पहली बार लॉन्च हुआ था इंडिया में। एक एवोल्यूशन था उस वक्त, वो फेज एवोल्यूशन का था डबिंग इंडस्ट्री के लिए। करेक्ट। उस वक्त जो बजट्स मिलते थे, आज 2 एपिसोड 3 एपिसोड को मिला लो तो बजट नहीं मिलते उतने। वो एवोल्यूशन था, एनिमल प्लैनेट इंडिया में आया। तो एक, और तब राइटर्स नहीं थे डबिंग के कोई, ये मेन स्ट्रीम राइटर्स ही स्क्रिप्ट लिखते थे, क्योंकि तब इतना काम भी नहीं था। तो भाई आप लिख लो, तो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी और मेरे मुंह से अब मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत ही घटिया स्क्रिप्ट लिखी यार। अच्छा। और आप नया नया बच्चा गया है 17-18 साल का, और वो बैठी दी बॉस लीला जी। अच्छा। अब
मैंने सोचा ठीक है बोल दिया कि फर्क पहनना है, हाँ, उन्होंने सुन लिया, हाँ, फर्क ना पड़ा। हाँ, उन्होंने ऐसे देखा, मैं ऐसे बैठा था, हाउ इज द स्क्रिप्ट, मैंने कहा लीला जी आई कुड हैव डन अ बेटर जॉब, ये उससे बड़ी गलती कर दी। तो बोले ठीक है, आई अग्री, आई हैव फुल फेथ इन यू, पैकअप, ये स्क्रिप्ट ले जाओ, ये स्क्रिप्ट मैं अंदर रख रही हूँ, आप वीडियो ले जाओ। तब VHS होते थे, करेक्ट, अब कैसेट्स, हम तो उस जमाने के हैं, हम्म, वो भिड़े बोलता है ना, मेरे जमाने में तो हाँ, हम वीडियो कैसेट लगाते थे, घर में एक वीडियो प्लेयर था। अब आप यही स्क्रिप्ट कल लिख के लाओगे, अच्छा उन्होंने आपको टास्क दे दिया, मतलब काटो तो खून नहीं। हम्म, और मैंने कहा यार, मैंने कहा लीला जी छोड़ो ना, हम्म, मैं तो यंग में कुछ ही बोल दिया। हम्म, बोले पर मैंने सीरियसली ले लिया, अब आप जाओगे। हम्म, मैं घूमता रहा बहुत स्टूडियो में कि हाइड एंड सीक खेलूं, ये कब निकले, बट शी वाज वेरी शार्प हाँ, एंड दैट्स व्हाई शी वाज लीला जी। करेक्ट, तो मेरे को जहां देखती थी, गए नहीं, हम्म, गए नहीं, गए नहीं। मैंने कहा भाई जा रहा हूँ, घर गया, पापा के आने का ऑफिस से टाइम, मेरी किड़किड़ कुटकुट चालू, मम्मी को तंग कर रहा हूँ। तो बोले क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। बोले देख, दो रास्ते, आइदर यू विल फेल और यू विल सक्सीड, सो व्हाई डू यू वांट टू फेल विदाउट डूइंग एनीथिंग, करेक्ट, व्हाई डोंट यू फेल बाय गिविंग योर बेस्ट, ताकि Correct. तुझे भी लगे यार मैंने तो ट्राई किया ना, ठीक है। सही बात है, तो मैं रात भर VHS देखता रहा। अगले दिन स्क्रिप्ट को अपनी पीछे वाली पॉकेट में लगा के, तब हम लिखते थे, तब correct, हाथ से लिखते हैं, टाइपिंग नहीं थी, तब हाँ, लिख के ले गए जोश में, हाँ, इसी उम्मीद में कि लीला जी का साथ बीमार पड़ जाए, हाँ, आए ना आज, विशफुल थिंकिंग, हाँ, आए ना। हाँ, अब लीला जी तो उनका मैसेज आया मैं लेट आऊंगी, मैं तो मतलब ऐसा था भंगड़ा भंगड़ा कर लूं। हाँ, फिर वो आ गई, अब मैं फिर छुप रहा हूं उनसे। फिर हाँ, उनका समीर को उन्होंने बोला समीर मैं इनको अंदर भेज देना। हाँ, अब मैंने कहा लीला जी ने मुझे देख लिया, हाँ, मेरे को हाई भी कर दिया, भूल गई होंगी। हम्म, तो बोले मयंक आज का क्या शेड्यूल है, हम्म, ये फलाना फलाना आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए कॉफी मंगा लेना। हम्म, मैं गया, मैंने कहा बच गए यार, हम्म, सब ठीक हो गया। अब मैं आराम से जाके बैठ गया एकदम कैजुअली, मैंने कहा चलो भाई की फर्क पहनता है। हम्म, अब वो बोली स्क्रिप्ट, हाँ, मैंने कहा अंदर है। हाँ, तो बोली तुम्हारी स्क्रिप्ट, मैंने कहा वो इधर है। तो मैंने वो जैसे महाराणा प्रताप तलवार निकालते होंगे ना, हाँ, मैंने ऐसे निकाली हाँ, और रख दी, और मैं बाहर भाग गया। हाँ, फिर मुझे कॉल आया कि लीला जी बुला रही। महेंद्र चौरसिया हमारे रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे, करेक्ट, याद होगा हाँ, शायद। हाँ, तो बोले मयंक वो लीला जी बुला रही है, और उसने कुछ ऐसे एक्शंस किए कि मतलब तेरी फट गई। हाँ, उसने मेरे को और डरा दिया, हाँ, और मैं गया एकदम सहमा सा, यंग बच्चा था। हम्म, तो शी सेड कि वो स्क्रिप्ट का है जो कल दी थी, हम्म, वो अच्छे राइट मतलब जिन्होंने लिखी है। मैंने कहा लीला जी वो तो एक छोटा सा कबर्ड हुआ करता था हम्म, डबिंग रूम में जहाँ पे स्क्रिप्ट्स होती थी, हम्म, गोडाउन था स्क्रिप्ट्स का। हम्म, तो मैंने वो निकाली, तो बोली ये तो अंदर ही थी तुमने। मैंने कहा नहीं, मैं तो वीडियो से रेफर कर रहा था। तो शी सेड फॉर मी दिस स्क्रिप्ट इज मच Much बेटर देन better. व्हाट वी हैव बीन रेफरिंग एंड वी विल यूज दिस स्क्रिप्ट फॉर डबिंग नाउ। क्या बात है, अब मैंने कहा यार, मैं तो मतलब उस दिन मैंने कहा मैं तो 7वें 8वें 9वें जितने भी आसमान होते हैं मैं चढ़ गया। मैं तो उस दिन ऐसे बिहेव करता जैसे मैं दुनिया का सलीम जाफर का बाप हूँ। पर ठीक है, दैट वाज द स्टार्टिंग। फिर उन्होंने प्रदीप दा ने मुझे एक सीरीज दी। अच्छा, कार्टून नेटवर्क भी नया नया आया था। हाँ, कार्टून नेटवर्क पे फुल शो नहीं आते थे, स्लॉट से आते थे कार्टून्स। ओके, मैंने वो लिखना शुरू किया। फिर सब टीवी जब नया शुरू हुआ था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, हाँ, 2 कार्टून्स आते थे, एस्ट्रिक्स और एक और, तो वो भी मैं लिखता था। क्या बात है, तो मैंने इस तरह शुरू किया। और अमित, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ना हर दिन को एक नया दिन देखता था। और देखो, हम बच्चों को क्या बोलते हैं यार, मैथ साइंस पे ध्यान दो, हाँ लैंग्वेज ठीक है चलो, यू जस्ट हैव टू पास। ये बिल्कुल गलत है। आज मैं मेरे बच्चों को बोल रहा हूँ मैं लैंग्वेजेस की खा रहा हूँ। करेक्ट, इंग्लिश अच्छी थी बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल, आई हैव डन माई MS इन कंप्यूटर साइंस, पढ़ाई भी कर ली। हिंदी अच्छी थी क्योंकि पापा दिल्ली के थे, करेक्ट, और घर में दिल्ली वाली हिंदी बोली जाती थी, अच्छी, साफ, तो वो डिक्शन आपका अच्छा, एक्सेंट अच्छा, लहजा अच्छा। तो मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ लैंग्वेजेस पे ध्यान दो। आज तुम्हारा बाप तुम्हारी फीस भर रहा है लैंग्वेजेस के लिए, करेक्ट, और इफेक्ट है। करेक्ट, तो इस तरह शुरू किया मैं तो, और आज जुलाई में 25 साल हो गए। क्या बात खेल है, खेल बिल्कुल खेल खेल में कॉलेज गए, अपना BSc कंप्लीट किया, MSc कंप्लीट किया, कॉलेज में फुटबॉल खेला, फुटबॉल कैप्टन बने कॉलेज के, बहुत चीज़ें की लाइफ में। और साथ में कैंटीन में जब लोग लड़कियां छेड़ रहे होते थे, हाँ, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा होता था। नहीं, मैंने भी लड़कियां छेड़ी है, हाँ, ये नहीं कहता, बट मैं तो लोग बड़े हैरान होते थे क्या लिखता है, लिखते लिखते छेड़ी, लिखते लिखते मतलब फिर तो मतलब कितना इंटेलेक्चुअल आदमी भाई, डांट अफर अलग तरीके से छेड़ रहे थे, मतलब लड़कियां आपको छेड़ रही होंगी तब। यार। अब ये तो खैर उन लड़कियों की किस्मत थी। बट मतलब ये एक पता है लाइफ में एक मोटिव मिल गया था। करेक्ट, और मैं ऐसा मानता हूँ मेरे बच्चों को 17 साल की उम्र में मैं घर से तो बाहर नहीं निकालूंगा, बट आई विल टेल देम आइदर यू वर्क इन योर डैड्स कंपनी, अर्न मनी, और ट्राई एंड गेट योर ओन पॉकेट मनी, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। ये मैंने किया 17 साल में, और आज मैं 42 ईयर्स का हूँ। मैंने स्ट्रगलिंग तब खत्म कर दी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मस्ती कर करके, फुटबॉल खेल खेल के घर आता था। फिर स्टूडियो जाने की एक होड़ लगी रहती थी, नहीं यार मम्मी जल्दी खाना दो, स्टूडियो जाना है, इसकी डबिंग है। भरोसा भी किया लीला जी ने, छोड़ दिया। जब आपके बड़े आप पे भरोसा करके आपको छोड़ देते हैं, इसका मतलब आप कुछ सही कर रहे हैं जिंदगी में। तो मेरे साथ वो हुआ,
और आज देखो, रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। आपके सामने बैठा हूँ। 150 से ज़्यादा फिल्में आपने हिंदी में अडाप्ट की हैं। पहली फिल्म कौन सी की थी आपने मयंक भाई, याद है आपको? पहली फिल्म थी रेड सोंजा। ये थिएट्रिकल थी? यार ये थिएट्रिकल नहीं थी, उस वक्त होम डीवीडीज का बड़ा कॉन्सेप्ट था। हाँ, डीवीडी के लिए थी। ओके। होम वीडियोस का। रेड सोंजा आर्नोल्ड की मूवी थी। ओके। कोई पीटीवी पिक्चर थी या पता नहीं, पर लीला जी का मयंक अब वक्त आ गया, तुम एनिमेशन से निकल के थिएटर मूवीज लिखो। तो जब रेड सोंजा लिखी, मैंने जब उनसे रिव्यू लिया, बोले बहुत अच्छी लिखी है। क्या बात है। उसके बाद मुझे एक थिएट्रिकल मूवी मिली, वर्टिकल लिमिट। क्या बात है, पहली वर्टिकल लिमिट आपने लिखी थी? और मतलब मैं तब स्टूडियो में बैठता था फीडबैक के लिए, एंड एवरीबॉडी वाज गागा की नहीं, बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। देखो इमेच्योरिटी थी, क्योंकि एज ए राइटर मैं भी सीख रहा था। एक एनिमेशन से जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, जैसे आपने भी लिखा होगा, आपके वर्ड्स का सिलेक्शन, आपकी मेच्योरिटी में फर्क पड़ता है, किसके लिए क्या डायलॉग्स लिखने। बट इट वाज अ लर्निंग फेज। मैंने वही कहा, इन बड़ों ने मेरे पे हाथ रखा और इन बड़ों ने मुझे छोड़ दिया। फिर टिंटिन शो लिखा। टिंटिन की आपने पहले डबिंग, आपने बाद में डबिंग नहीं, मैंने तो फिल्म में की थी। हाँ, विराज करता था पहले। हाँ, शायद विराज भाई करते थे। तो ये सोचो, विराज हमारे सामने यार कैरेक्टर करते थे। और आज विराज कहाँ है? इज अ नेम। आज हमारा टॉम क्रूज है लोग। तो ये वो दिन थे, मतलब हमें और निकल गए, बढ़िया निकले, बहुत बढ़िया। टॉम क्रूज का जिक्र किया आपने, मिशन इम्पॉसिबल आपने लिखी और लिखी है। और मुझे ऐसा पता चला है कि इंडिया वाज द ओनली कंट्री वेयर टॉम क्रूज हैड गिवन हैंड रिटन सर्टिफिकेट्स सेइंग दैट द डबिंग हैज बीन इम्पेकेबल। उन्होंने सारे क्रू वालों को जो जुड़े हुए थे, मेरे नाम का सर्टिफिकेट था मेरे पास, राइटर का, कि आपने बहुत, मेरे पास सर्टिफिकेट है उनका। अमेजिंग है। टॉम क्रूज का साइन किया हुआ। और मुझे ऐसा पता चला कि उन्होंने बहुत कम लैंग्वेजेस में, यहाँ सिर्फ हिंदी वालों को दी थी। ही वाज वेरी इंप्रेस्ड। वेरी नाइस। टॉम क्रूज है वो। और ये देखिए ना कि टॉप गन अभी रिसेंटली, टॉप गन 2 मैवरिक, वो मैंने लिखी। टॉप गन पहले वाली भी आपने लिखी थी? टॉप गन पहले डब नहीं हुई थी, लेकिन टीवी वगैरह के लिए लिखी? टीवी नहीं, मैंने नहीं लिखी थी। और उस वक्त ये था कि उस वक्त जो हमारे एविएटर्स का जो चलन था, वो टॉप गन से ही आया था। करेक्ट। और अपने आप में वो टॉम क्रूज उस वक्त आई थिंक एक इंटरनेशनल क्रश बन चुका था। वो तो खैर अलग ही लेवल पे। और वो जो जैकेट्स पहनने का बाइक। तो ये जब टॉप गन 2 30 साल बाद आई, उसकी सीक्वल, तो वो मैंने लिखी। बहुत बढ़िया मूवी थी। और मुझे लगता है कि आपको जब टॉम क्रूज जैसा बंदा राइट लेटर लिख के दे रहा है कि द डबिंग हैज बीन इम्पेकेबल, आई थिंक दिस इज अ टेस्टिमनी इन इट्स ओन सेल्फ। करेक्ट। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जब उन्होंने अप्रिशिएशन दिया हिंदी लैंग्वेज को, जो हिंदी डब हुई है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ आर्टिस्ट वगैरह, डायरेक्टर वगैरह तो उन्होंने कराया होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ मुझे लगता है, नॉट बिकॉज आई एम ऑल्सो राइटर एंड वन राइटर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइटिंग का बहुत इम्पैक्ट है। क्योंकि सोल राइटिंग है, मुझे ऐसा लगता है। बेशक हम अडेप्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन उसको इस भाषा में, लोकलाइजेशन में, मतलब लोकलाइज करना यहाँ के टेरिटरी के लिए, ताकि उनको समझ में आए, है ना, उसी सैंटिटी वो मेंटेन रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तभी परफॉर्मेंस हो पाएगी यार, तभी आर्टिस्ट बोल पाएगा, तभी डायरेक्टर को स्कोप मिलेगा। तो इससे मेरा एक अगला सवाल ये है कि जब आप लोकलाइज करते हो किसी भी फिल्म हो, या मैं फिल्म के पर्सपेक्टिव से लेता हूँ क्योंकि फिल्म बड़ा बिजनेस है और फिल्म लोग आजकल हिंदी वर्जन भी बहुत सारा देख रहे हैं, तो आपके क्या, जब आप पहली बार स्क्रीनिंग करते होंगे, आप देखते होंगे मूवी, है ना, तो आप क्या सोचते हो? देखते देखते आपको लग जाता है ये लाइन मैं ऐसी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, क्या क्या आपके पॉइंटर्स दिमाग में रहते हैं कि करना है मेरे को? अब जैसे टॉप गन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हाँ। तो अब हमारा अनफॉर्चुनेटली एक चीज हमारे फेवर में नहीं जाती है, हम एक बार पिक्चर देख के आते हैं। करेक्ट। अब मैं सोचता हूँ दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो एक बार देख के पूरी मूवी को रजिस्टर कर पाए। करेक्ट। डेट आजकल पिक्चर्स 9 रील की बन गई है, हॉलीवुड की भी। आई थिंक टॉप गन वाज आल्सो 9 to 10 रील्स, 2-2.25 घंटे की पिक्चर थी। हमें पिक्चर मिलती नहीं है अब। यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब हमको राइटिंग के लिए मूवी मिलती है जो अनरिलीज्ड कंटेंट रहता है, तो वो हम लोग घर नहीं ले जा सकते, अपने लैपटॉप में प्ले नहीं कर सकते, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंटेंट रहता है। हमको स्टूडियो में जाके पहला स्क्रीनिंग करनी पड़ती, देखनी पड़ती मूवी, फिर स्क्रिप्ट हम ले जाते हैं, और कभी कभी तो स्क्रिप्ट भी ऑनलाइन आती है, हमको वहीं लिखना पड़ता है, और फिर घर में सोच के कि उसमें ये डायलॉग उसने ऐसा बोला था, वहाँ पर उसने पॉज लिया था, नहीं लिया था, और फिर घर में पूरी लिखी जाती है स्क्रिप्ट, और फिर आप चेक करते हो। हाँ, तो ये बता रहा हूँ कि ये चैलेंज होता है सबसे बड़ा राइटर के लिए। यस सर। नहीं, एक और चैलेंज है ना, जो मिसकंसेप्शन में अभी ये मीडियम से क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। वी डोंट ट्रांसलेट। करेक्ट। प्लीज डोंट, बोलते हैं ना, ट्रिविलाइज आवर वर्क बाय कॉलिंग इट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यार, ट्रांसलेशन दो भाषा एक दूसरे में हो ही नहीं सकती कभी। करेक्ट। इंग्लिश में जो गालियां होती है, आप वो रिटेन कर सकते हो। आज डेडपूल 1 में
अगर वो जॉर्ज माइकल बोल रहा था, हम उसके किशोर कुमार कर रहे हैं। जॉर्ज माइकल किस रिक्शा वाले को पता है? किसी का नहीं वो तो सोचेगा तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, मैं एक इंडियन की रूह तब जगाऊंगा जब मैं इंडियन रेफरेंस दूंगा। बिल्कुल सही बात है। आज अगर कोई, अब जैसे डेडपूल 2 में मैक रिब्स, और इसकी मैक रिब्स तो इंडिया में बैन है, एक मिनट, बीफ इंडिया में बैन है, तो मैंने पम्मी दे पनीर दे पराठे। क्यों? पराठा इंडिया में साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में सब खाते हैं। पनीर दे और वो एलिट्रेशन है, पम्मी दे पनीर दे पराठे, तो यार एक फन आ जाता है। वही मैं उसको अगर कर दूं मैक्रिब्स, तो वो हो सकता है रिक्शा वाले चप्पल उठा के मेरे घर पे आ जाए। तो मतलब ये बहुत सोच विचार का काम है। इसको प्लीज ट्रांसलेशन बोल के हमारी इज्जत, और लोग अरे तू तो ट्रांसलेट करता है, बड़ा आसान है। मैंने कहा तू कर ले। जोक्स को ट्रांसलेट करना, आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो, पूरा ह्यूमर, हर लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस, हम बहुत लाउड हैं। करेक्ट। इंग्लिश वाले इतनी सी बात इतने में बोल देते हैं, हम इतनी सी बात इतने में बोलते हैं। करेक्ट। सिंक बिठाना, सिंक मतलब मैं अगर एक छोटी सी बात है, अमित आप ब्यूटीफुल बोलो एक बार। ब्यूटीफुल। सुंदर बोलो। सुंदर। बैठेगा? नहीं बैठेगा। अब खूबसूरत बोलो। खूबसूरत। और ब्यूटीफुल बोलो। ब्यूटीफुल। बैठ गया? करेक्ट। तो ये कुछ वर्ड्स है जो मेरे जहन में अब इम्बेड हो चुके हैं। मुझे पता है कि मुझे बोलने हैं वर्ड्स, तो मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू का मैं शुक्रिया नहीं लिखता। हाँ, कई कंटेंट में जैसे हम पीरियोडिक फिल्म लिख रहे हैं, वहां पे हम थैंक यू लिखेंगे तो बेवकूफ लगेंगे। और मैं तो कैरेक्टराइजेशन बड़ा करता हूँ। मैं कैरेक्टर्स में अपने हिसाब से भर देता हूँ कैरेक्टर्स। जैसे अभी कुछ अच्छा, इससे पहले कैरेक्टर से पहले मैं आपको बताऊं, जो अभी मयंक भाई ने एक्सरसाइज कराई मुझसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सुंदर की। ब्यूटीफुल जब बोल रहे हैं तो ब्यूटीफुल लिप मैच हो रहा है, मतलब लिप टच हो रहा है। सुंदर बोलते हैं तो लिप टच नहीं होता, लेकिन वहीं खूबसूरत बोलते हैं, ब प फ भ म, ये सब हमको सोचना पड़ता है। सोचिए, एक एक शब्द में इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके अडेप्टेशन फ्लॉलेस होता है। और कभी कभी आप लोग बोलते हैं ऐसा क्यों यूज कर दिया, ये उल्टा क्यों बोल दिया, सीधा क्यों बोल दिया? क्योंकि कभी कभी अगर लिप आ चल रहा है, म का चल रहा है, अगर उसमें म में आ बोलेंगे तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और कहीं ना कहीं जो उसको सुनने वाले होते हैं, जिनके लिए लिखा रहता है, उन तक पहुंच जाता है। नहीं, आजकल हमारी ऑडियंस बड़ी स्मार्ट हो गई है। आई वुड से 20 years डाउन द लाइन हम डबिंग करते थे, हम डबिंग कर रहे हैं। आज हम एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट। फर्क है। दूसरी चीज, मैं हिंदी के जो अल्फाज या वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आज जो मेरी जो दुनिया है ना, वो बहुत ज्यादा एक इंग्लिश जोन वाली हो गई है। करेक्ट। मैं कभी भी डिस्कवरी की भाषा से सहमत नहीं था, जिसमें उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न को बोला जाता था। जब मेरे पापा मेरे सामने देखते थे, मैंने कहा ये क्या गाली दे रहा है। हमें सोचने वाली बात है। क्या आप कभी आप किसी रिक्शा वाले को बोलोगे मैडम क्षमा कीजिएगा? सॉरी मैम, सॉरी मैडम, थैंक यू मैडम, छुट्टा नहीं है, पर वो अडेप्ट हो गई है पूरी लैंग्वेज यार। ये हमारी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डिक्शनरी। यस। एंड बस है, रेलगाड़ी, ट्रेन है। मैं प्रशिक्षण देता हूं, मैं ट्रेनिंग देता हूं। ये कुछ वर्ड्स हैं, हमने टॉप गन की बात आपने की, उसमें मैं बताता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ट्रेलर मैंने लिखा था कि तुम्हारी ट्रेनिंग, ट्रेलर में चेंज करके उसको कर दिया तालीम। यार कौन बोलता है तालीम? और मैं आई लव उर्दू, यहाँ उर्दू हिंदी की बात ही नहीं है। ट्रेनिंग एक बहुत ज्यादा मिलिट्री टर्म है। करेक्ट। आप बोलते हैं ना कि आदमी, जब आप किसी एक्टर की बात करते हैं, यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। हियर आई हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दैट कैरेक्टर। एब्सोल्युटली, ऑफ दैट जोन। फिर वो बोल रहा है यार मैं ट्रेनिंग करूंगा, तालीम करूंगा। यार आपने उसको बिल्कुल बना दिया, बिल्कुल वर्नाक्युलर। यार मत करो। और आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, आप सोचते हो बेवकूफ है, वो आपसे ऊपर है। यस। और याद रखना, ये ऑडियंस वो है जिससे आप आज मयंक जैन, अमित देवंडी बने हो। करेक्ट। आप उनको दरकिनार कैसे कर सकते हो? यस, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले नहीं सकते। इसलिए राइटिंग करते वक्त 3 चीजें मेन है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिंग का ज्ञान, जो हम बाद में भी चेक करते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। जैसे जेम्स बॉन्ड जब मैंने लिखी, नो टाइम टू डाई, शक्ति जी ने किया था, उसमें एक लाइन थी इंग्लिश में कि वो बोलती यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, एक्ट्रेस बोलती, तो उसको बोलता है माई लव इज नॉट बॉर्न विद टाइम। अब मैंने क्या लिखा, मेरा प्यार वक्त का मोहताज नहीं है। वो जेम्स बॉन्ड पे अच्छी लग रही है। करेक्ट। वही अगर स्पाइडरमैन बोलता, तो बोलता क्या बोल रहा है, इस पे जा ही नहीं रही है। करेक्ट। टाइम, मैं वहां लिखता टाइम, यार मैं तो तुम्हें हमेशा टाइम देता हूँ। कूलनेस, करेक्ट, यहाँ पे थोड़ा ठहराव, करेक्ट, ये मेरे को बहुत जरूरी है करना। yes. या वो बोलते हैं ना कि जैसे वो किंग्समैन लिखी थी, तो उसको बोलता है कि मैं आपके पति नहीं रहे, मैं आपको ये मेडल देना चाहता हूँ, हालांकि इंग्लिश में बोलता है आई नो हिज ब्रेवरी कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड। वैसे मैं जानता हूँ उनकी बहुत बहादुरी इनाम की मोहताज नहीं है। सीनियर बंदा, अच्छा लगता है, वेट आता है भाषा में। तो ये एज अ राइटर आपको पता होना चाहिए किस कैरेक्टर के लिए मुझे कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, विच जस्टिफाई नॉट ओनली हिम बट हिज बॉडी लैंग्वेज।
तो ये बहुत डिफिकल्ट है। लोगों को लगता है लिखने के लिए लिख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लिखते हैं, हमारे जहन में 10 चीजें चल रही होती हैं। और मुझे बताओ ना, डेडपूल जैसी मूवी को ट्रांसलेट कर सकता है? कुंग फू पांडा जैसी मूवी को ट्रांसलेट कर सकता है? करेक्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसको जब तक अडैप्ट नहीं करेंगे। अडैप्ट इज द राइट वर्ड। Yes. वी अडैप्ट मूवीज, Yes. वी गिव यू हॉलीवुड इन योर हिंदी पर्सपेक्टिव। डेडपुल का आपने जिक्र किया, डेडपुल का एक डायलॉग मैंने लिखा है, जब वो शुरू में फाइटिंग सीक्वेंस है उसका, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 1 तो खैर वो बोलता है, लेट मी टेल यू ही इज गॉट नाइस पेयर ऑफ स्मूथ क्रिमिनल डा डा डा। जो बोलते हैं उसका नाम, उसके सिंक वो तो पागल है, कुछ ही बोलता है वो। वुल्वरीन, तो आपने उसका नाम मैच करता है वुल्वरीन से, और कोई नहीं डरा सकता उसे मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा खुजाता है खंजर से। भाई ये डायलॉग कहाँ से सोचा, मतलब कैसे? नहीं, कहाँ से सोचा नहीं। एक तो देखो राइमिंग में मजा अलग है। उस राइमिंग में अगर थोड़ा सा आपने बम्बैयापना या ठरकीपना डाल दिया, थोड़ा सा बोलते हैं ना एक कैजुअलनेस डाल दी, तो लोग हंसते हैं। डेडपूल में क्या करूंगा, और वो है ही बंदा, कैरेक्टर वैसा है, वो छिछोरा एकदम फुल छिछोरा। और उसको हिंदी में अगर आप उस छिछोरापन से सपोर्ट नहीं करोगे, या कैरेक्टर मर जाएगा। देखो हमें डेडपूल 2 जब आई ना, उसके पहले डेडपूल 1 आ चुकी थी। डेडपूल 1 ऑलरेडी हिट थी, तो जब एक हिट मूवी वापस आती है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। वही डेडपूल अगर फ्लॉप होती, कोई नहीं देखता। तो हमने 1 में डेडपूल, और डेडपूल 1 जो लोग इंग्लिश की लंगोटी पकड़ के चलते हैं, उन्होंने हिंदी में देखी वो, करेक्ट, और उन्होंने कहा यार क्या पिक्चर थी, मजा आ गया। मेरे ख्याल से लिखी है। मेरे ख्याल से फन के मामले में डेडपूल सबसे बेस्ट अडैप्टेड मूवीज में से एक है अपने इंडिया में। जब मैं लिखता हूँ ना, मैं अपने आप को पागल कर देता हूँ। मतलब मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स क्रिएट करता हूँ, मतलब मुझे लगता है मैंने ये कहाँ से सोचा मैंने, बट यही राइटिंग है। मैं हो सकता है मैं आपकी स्क्रिप्ट अमित अगर टीवी पे कोई आ रही हो, मैं बोलूँगा यार अमित ने कैसे लिखा है, बड़ा मस्त लिखा है। बट जब मैं लिखने बैठता हूँ, जब मैं मेरे जोन में, मेरे कंफर्ट स्पेस में होता हूँ, तो मुझे लगता है तब टच मी नॉट, डिस्टर्ब मी नॉट। मैं ऐसे जोन में हूँ ना कि मेरे को लग रहा है यूनिवर्स मेरे को, या सरस्वती माता, वॉट एवर जिसको भी आप एक बोलते हो ना, अपना एक स्पिरिचुअल हो मानते हो, आइडल, मुझे लगता है मेरे दिमाग में वर्ड्स भर रहे हैं, क्या बात कि मयंक तू लिख, हम तेरे पीछे बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है इट कीप्स फ्लोइंग फ्लोइंग फ्लोइंग। हाँ, बट उसमें आप बहुत जल्दी फटीग हो जाते हो। फिर आप बोलते हो नहीं यार ब्रेक ले लो, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लो। यार निधि, मेरी वाइफ है निधि, मैंने कहा निधि अब कुछ नहीं कर रहा यार, अब खाना खाएंगे सो जाएंगे। फिर हो सकता है मैं 4 घंटे बाद लिखूं। तो ये ना, क्रिएटिविटी का कोई टाइम बाउंड नहीं होता कि मयंक मेरे को 10 से 12 में 4 स्क्रिप्ट चाहिए। नहीं, मैं कैसे दे दूं। करेक्ट। मैं ओपनहाइमर मैंने लिखी थी। ओपनहाइमर आपने लिखी है, राइट। वो लिखी क्या थी, मैंने भागी थी पिक्चर। ओपनहाइमर डब नहीं होने वाली थी। अच्छा, इसकी पीछे स्टोरी डब नहीं होने वाली थी। ओपनहाइमर वाज सपोज्ड टू गो एज द ओरिजिनल इंग्लिश कंटेंट। ओके। 15 days before the release, they decided. I got a call from Ashim da, मयंक पिक्चर शुरू कर दो लिखनी, ओपनहाइमर। सुनो, मैंने कहा सर, और हमें 1 हफ्ते में पिक्चर पूरी देनी है। मैंने कहा सर इम्पॉसिबल है, आज आ जाओ लिखने के लिए। मैंने कहा सर आज तो शाम हो गई है, कल सुबह आ जाओ। तो वो कंटेंट अपने आप में कितना ग्रेविटी वाला कंटेंट है, भारी कंटेंट है मेरा यार। वहाँ पे बिकॉज आई हैव डन माय एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। यस, ये आपको तो मैं फिजिक्स में फैमिलियर टर्म्स थे। मैंने फिजिक्स अपने F5 तक मैंने फिजिक्स की है, मैंने कंप्यूटर्स की है। रुदरफोर्ड, नील बोर, इनके बारे में हमने पढ़ा है, एटॉमिक थ्योरी इनके बारे में पढ़ा है। तो मुझे उसने काफी हेल्प किया। तब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा बाप जो बोलता था कि पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है, तो वो वेस्ट क्यों नहीं जाती है। तो ओपनहाइमर मैंने 9 दिन में कंप्लीट किया। क्या बात है यार। और वो 9 दिन में कंप्लीट किए। मैं स्क्रिप्ट दे रहा था, समीर भाई रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं दे रहा था, उनका फोन आता था, क्या यार तूने आज स्क्रिप्ट नहीं भेजी। मैंने कहा भेलपूड़ी बना रहा हूँ क्या यार, कि मैंने भेल डाल दी, प्याज काट दिया, उसमें मूंगफली डाल दी, टमाटर, और मैंने आपको दे दिया, खा लो। मैंने कहा ओपनहाइमर है भाई। करेक्ट। और मुझे सबसे अच्छा पता है अमित क्या लगा, जब मुझे फीडबैक मिला कि हमने 95% स्क्रिप्ट वही रिटेन की है। और ओपनहाइमर तो तुमको उसमें वो चेंज कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका दिमाग यार वो स्क्रिप्ट में बहक नहीं सकते थे, क्योंकि बिकॉज यू कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और क्रिएटिविटी तो आप कर ही रहे हो, उसमें जो आपने अडेप्ट किया होगा, मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ चेंज कर पाए होंगे। आर्टिस्ट कौन थे? शक्ति सिंह, संकेत मात्रे, चैतन्य। करेक्ट। मतलब मेरे को लगता था इससे बड़ी स्टारकास्ट हो ही नहीं सकती। आगे कौन बैठा है? समीर शेख एंड असीम सावंता। मतलब मुझे लगता है, और जब वो रिलीज हुई ना अमित, बिलीव मी, मेरी तो बोलते ना रातों की नींद दिन का करार प्यार की वजह से नहीं छीना, इसकी वजह से छीना। मेरी बैंड बज गई थी। आई वाज फटीग्ड आफ्टर 9 days। मैंने कहा अब मैं 1 महीना तो कोई राइटिंग नहीं करूंगा। मैं ड्रेन आउट हो चुका हूँ। लोग ये नहीं समझते। लोगों को लगता है कि घर से काम करता है, कभी भी कर ले, ऐसा नहीं होता। हम घर से काम कर रहे हैं तो हम ये यूज कर रहे हैं। फिजिकल वर्क में जितना आप ड्रेन आउट नहीं होते हो, मेंटल वर्क में एग्जॉशन उतना जल्दी होता है। बिल्कुल होता है, और भूख लगने लगती है, फिर भूख लगने लगती है, प्यास, और काम से चिढ़ हो जाती है। मतलब मैं मेरे सिस्टम को देखना पसंद नहीं करता, फिर मैं म्यूजिक ऑन करके बस अपने जोन में चले जाता हूँ। या फुटबॉल खेल लिया बच्चों के साथ, मेरे 2 छोटे
वो है मेनेस बोलते हैं ना, वो है, उनके साथ खेल लिया. दैट इज द वे यू हैव टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन. राइट. बट आप नहीं लिख सकते. तो लोग ये समझते नहीं, भैया हम भी थोड़ी मेहनत का काम करते हैं. बट ये है कि हमें आज के ज़माने में मुझे अच्छा लगता है कि आज क्रेडिट्स मिल रहे हैं. वही मैं उस पर आने वाला था कि अप्रिसिएशन कैसे कैसे मिले हैं आज तक और कहाँ कहाँ से मिले हैं, जरा यार उसके देखो, बारे में बात मैं करते हैं. तो डेडपूल 2 के बाद ना मुझे फ़ोन आया फिल्म कंपेनियन से. अच्छा. फिल्म कंपेनियन जो अपनी अनुपमा अनुपमा जी चोपड़ा. की टीम से फ़ोन आया अच्छा. कि मयंक जी वी वांट. और देखो कितनी बड़ी बात है, बोलते हैं ना जब चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम ठोकते हैं. तो उन्होंने दे सैट एट द टिल द एंड ऑफ द मूवी एंड दे सॉ द ट्रांसलेटर्स नेम. अच्छा. दे टुक माय नंबर फ्रॉम फॉक्स स्टूडियो. ओके. पहले वो फॉक्स के पास था. उन्होंने वहां से मुझे कॉल किया क्योंकि उनको करना था कि मयंक हम फिल्म कंपेनियन, मैं नहीं जानता था फिल्म कंपेनियन क्या, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलूंगा. देन व्हेन दे सेड अनुपमा चोपड़ा, फिर घंटी बजी. अच्छा, शी इज अ फिल्म क्रिटिक, विदु विनोद चोपड़ा की वाइफ है, पर उनकी खुद की बड़ी आइडेंटिटी है. करेक्ट करेक्ट. तो दे सेड वी वांट टू टेक अ स्मॉल इंटरव्यू, बट हम फोन पे ले लेंगे. मैंने कहा सूट्स. उन्होंने मेरे से पूछा, मेरा पहला इंटरव्यू वो था. डेडपूल 2 के बाद सेकंड इंटरव्यू मेरा इंडियन एक्सप्रेस में फुल पेज का आर्टिकल था. क्या बात है. थर्ड मेरा था इकोनॉमिक टाइम्स में, मेरा फुल पेज का इंटरव्यू था. फोर्थ था ओपन मैगजीन में, मेरे पूरा 2 पेज का कंटेंट मेरे ऊपर. क्या बात. तो मतलब डेडपूल 2 वाज अ गेम चेंजर फॉर मी इन टर्म्स ऑफ माय करियर, इन टर्म्स ऑफ हाउ डिड पीपल लुक एट अ डबिंग कंटेंट राइटर. राइट. मुझे सब पूछा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या कर चुका हूँ. तो डेडपूल 2 ने मुझे बहुत हेल्प किया एस्टैब्लिश करने में. तो अप्रिसिएशन वहां से मिला. लोगों के फोन आते थे. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मोना ने किया था डब, साउंड एंड विजन ने डेडपूल 2. डेडपूल 3 डब किया है अशीम दा ने. 3 मतलब वुल्वरीन ना, डेडपूल एंड वुल्वरीन. 1 और 2 किया था मोना ने फॉक्स स्टूडियो ने. राइट. तो दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर थे, उनको एक राइटर्स का इंटरव्यू लेना था. बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी हंसी. ये मैं जब भी याद करता हूँ मुझे हंसी आती है. तो निरुपमा जी और 4-5 राइटर्स बैठे हैं और मैं बैठा हूँ लास्ट में. ठीक है. तो उन्होंने पूछा, अच्छा आप कितने साल से काम कर रहे हैं, आप कितने? 15. तो जब मेरे पास है, मैंने कहा 20 साल. तो मुझे बोलता है आप तो खुद ही 20 साल के लगता है. तो मोना बोलती है मैं लास्ट में बैठा था. बोले सबसे सीनियर राइटर ने लास्ट में बिठा के रखा है. तो बोले सच्ची 20 साल हो गए. मैंने कहा खेल खेल में निकल गए अमित. और मैं आज देखता हूँ ना, मुझे 25 साल हो गए. लोग बोलते हैं 25 साल हो गए. मैंने कहा 25 साल हो गए यार. यार सबसे कमाल की बात ये है, ये जीवंत उदाहरण है इसका, लिविंग एग्जाम्पल है. जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तो उसका रिजल्ट ये होता है पागलपन. मतलब इस हद तक, क्योंकि एक तो मैं ये बोलूँगा कि काम में उसका असर तो दिखता है. जब आप अपने काम से प्यार करते हो, आपकी पर्सनैलिटी पे दिखता है. आप लगता ही नहीं हम जी रहे हैं, मतलब जी रहे तो जी रहे, मतलब बोझ नहीं लगती लाइफ. और अमित मैं ना एक बात के लिए थैंकफुल हूँ कि मैंने जब एमएससी किया था कंप्यूटर साइंस में, हमको जॉब, यार कैंपस इंटरव्यूज होते थे. मिडिबाई कॉलेज से किया, इट्स अ रेप्यूटेड कॉलेज. तो हमने भी इंटरव्यूज दिए होंगे. तो मतलब मैं देता था अपनी मार्केट में वैल्यू, अपनी औकात पता करने के लिए. अकेला लड़का रेड कलर की एडिडास टी शर्ट पहने इंटरव्यू दे रहा है ऑपरेट के लिए. तो जब मुझे बोलते थे कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, कुछ हो गया, मैंने कहा मेरे को करना ही नहीं है. तो बोले दिया क्यों इंटरव्यू? मैंने कहा टाइम पास के लिए. तो बोले क्यों? मैंने कहा मम्मी बोलती थी देख तू तो इसके अलावा कोई नौकरी कर ही नहीं सकता. बट मैं सेट था कि मैं अपना करियर इसमें बनाऊंगा. और मुझे पता है अमित, अपने पे कॉन्फिडेंस था. जैसे तुमने कहा ना, मुझे पता था मैं पागल हूँ. और मुझे पता था कि मैं हर लैंग्वेज को अडेप्ट कर सकता हूँ. यंग था. और मुझे लगता है पता है वहां डिफरेंस है. जो पुराने राइटर्स थे ना और मैं था, कॉलेज गोइंग, हम स्लैंग्स जानते थे. हम वो नई यूथ की भाषा जानते थे. वो जब एसएमएस की भाषा शुरू हुई थी, वो जो जार्गन्स या लिंगोस जो थे, वो मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ. जो हो सकता है हमारे पुराने राइटर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो उनके लिए. मेरे लिए बहुत नेचुरल था उनको अडेप्ट करना, बिकॉज आई वाज स्टडिंग दैट टाइम. आई वाज इन कॉलेज. फ्रेश पर्सपेक्टिव ला रहे थे. यस. तो मेरे को लगता है वो राइटिंग में जब फ्रेश पर्सपेक्टिव दिखता था ना, तो सामने वाला भी सोचता था नहीं यार इसमें नया आता है, ये नया पर है. और नए की, फ्रेश की हर चीज में डिमांड होती है. आप कभी पुरानी सब्जी खरीदोगे नहीं, फ्रेश सब्जी खरीदते हो. क्यों? खा लो पुरानी सब्जी, फिर अगले दिन बैठे रहोगे. फ्रेश इज इन डिमांड. और फ्रेशनेस अपने थॉट से ला सकते हो. तो इतने सालों बाद अभी फ्रेशनेस कैसे लाते हो आप? सी आई डोंट रीड. जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मेरे ससुर आए थे मेरे घर पे होने वाले. तो वो जब आए तो उन्होंने कहा कि मयंक जी आप तो काफी किताबें पढ़ते होंगे. मैंने कहा आई हेट रीडिंग. मैंने कहा रीडिंग में तब करता हूँ जब नींद नहीं आ रही होती है, तो नींद आ जाती है. मुझे रीडिंग से इतना प्यार है. ठीक है. पर क्या होता है अमित, हमको स्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती है. करेक्ट. स्क्रिप्ट्स पढ़ना रीडिंग होता है. करेक्ट. मैं वही कर रहा हूँ, मैं फ्रेशनेस लाता हूँ अपने आप को अपडेट करके. एक तो मेरे बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 6 साल का है. वो जो स्कूल में भाषा सीखते हैं, कि देखो ना, ओपन माइंड जब आपका होता है ना, तो आप हर किसी को एक वर्कशॉप की तरह देखते हो. राइट. तो मेरे बच्चों से मैं सीखता हूँ वो क्या बातें कर रहे हैं. प्लस आप पढ़ते रहते हो, स्क्रिप्ट्स में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है आज क्या चल रहा है. तो ये फ्रेशनेस आप
अपने को यूथ से टच में रख के करते हो। अगर आप आइसोलेशन में काम करोगे, मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मेरा पता है, मेरा सोचना ऐसा है, एक रिक्शा वाला मेरे स्क्रिप्ट को समझना चाहिए। अमित देवंडी तो मेरी स्क्रिप्ट को समझ जाएगा, हाँ, फलाना मेरी स्क्रिप्ट को समझ जाएगा। क्या एक रिक्शा वाला और एक भाजी वाला जो 100 रुपए की टिकट ले रहा है, हाँ, डेडपूलवा देखने के लिए, क्या वो समझ पाएगा? वो तब समझ पाएगा जब मैं उन पे लेवल पे उतरूंगा। आज मैं कुंग फू पांडा 1, 2, 3, 4 चारों मेरी लिखी हुई है। मैं बच्चों की स्क्रिप्ट है कुंग फू पांडा, मैं बच्चों के लेवल तक जब तक नहीं आऊंगा, अगर मैं वही उर्दू का नहीं यार, मस्ती है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वो काय बोल रहा है कि चिट चैटर, हम बचपन में खेलते थे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़, वो डाल दिया उसकी जगह। करेक्ट, हमने उसको जोड़ा, बच्चे उससे जुड़े। उसमें कैरेक्टर था डिमसम। डिमसम बहुत ज्यादा चाइनीज कल्चर है, मैंने उसको गोलगप्पा बना दिया। गोल थे, गोलगप्पा कितना क्यूट लगता है, गोलगप्पा। करेक्ट, पहली बार हमने फ्रीडम ली नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि डिमसम बड़ा चाइनीज कॉन्सेप्ट है। डिमसम हम अब डिमसम समझते हैं, क्योंकि अब मोमोज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, तो वहां पे आपको तुरंत छोड़ना पड़ता है। और यंगस्टर से टच में रहोगे, लोगों से बात कर, इट्स लाइक अ स्टैंड अप। मेरी राइटिंग स्टैंड अप है। मैं अपने आसपास जब लोगों को देखता हूँ, वो जब मैं लिखता हूँ ना, तो वो स्टैंड अप कॉमेडी पेपर में कर रहा हूँ मैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, इसी से मेरा एक सवाल भी था कि हम कभी कभी कुछ शब्दों को बहुत इंडियनाइज कर देते हैं, या कैरेक्टर को इंडियनाइज कर देते हैं, या कैरेक्टर को इंडियनाइज कर देते हैं। तो वो क्यों करते हैं, आपने थोड़ा सा बताया, इस पर और थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि कभी भी किसी मुंबईया कैरेक्टर बना दिया या भोजपुरी कैरेक्टर बना दिया, हॉलीवुड की फिल्मों में भी हो जाता है कभी। तो वो फैसला आप लेते हो, या वो फैसला कभी कभी क्लाइंट साइड से आता है या डायरेक्टर का होता है? वो कैसे करते हो, क्यों उसकी आवश्यकता है? थोड़ा सा आपने बताया, थोड़ा और। अमित, पता क्या होता है, आप क्लाइंट पे डिपेंड क्यों करते हो? अगर आपकी क्रिएटिविटी, आप सजेस्ट करो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक दुकानदार को सिंधी बनाऊंगा या मारवाड़ी बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती वो हैं जो ट्रेड चला रहे हैं आपका। ये हमारा कल्चर है। मेरे को अमित ने नहीं बताया, मेरे को किसी और ने नहीं बताया, मुझे पता ये होता है। तो आज अगर एक टायर रिपेयर करने वाला है, उसको मैं अगर भोजपुरी टच, हाँ भैया हम नहीं करेंगे। मैंने BFG लिखी थी, बिग फ्रेंडली जाइंट। बिग फ्रेंडली जाइंट में उस पे आने वाला था। मैं आपको बताऊंगा उसकी लैंग्वेज, मैंने एक नई लैंग्वेज, आपने भी देखी थी, आपने मुझे फोन करके बोला था, मयंक आपने बहुत अच्छी पिक्चर लिखी है। और जब एक राइटर दूसरे राइटर की तारीफ करता है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, उसको टच, द कॉर्ड्स हैव हिट एट द राइट नोट। करेक्ट, एक मुहावरा है, हीडियम है। तो फॉर यू द कॉर्ड्स हिट एट द राइट नोट। आपने मुझे तुरंत मैसेज किया, आपको कोई जरूरत नहीं थी, बहुत लोग देखते हैं। तो मैं अगर किसी ट्रेडर को देख रहा हूँ, उसकी भाषा बहुत सुंदर रखी थी, मतलब वो एक अलग सी थी, भाषा अलग ही थी। तो मेरे को पता है यार, एक ट्रेडर को मैं सिंधी, अरे बाबा क्या हुआ, क्या मांगता है तुमको? तो ये मैं बोल के भी देखता हूँ, क्योंकि मैं मिमिक्री भी बहुत अच्छी करता हूँ। तो मैंने वहां बोल के देखा, बैठ रहा यार एक मारवाड़ी, ओ भाया क्या करोगे, क्या चाहिए भाया? ये भाया डालने से अगर पर निभाना आर्टिस्ट को पड़ेगा। करेक्ट, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। वहां हरियाणवी डाल दी कोई बॉडी बिल्डर टाइप का, ओ छोरे जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ, तो ये न के बदले न डाल दिया कौन हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा, पर यार आप उनको सजेशन तो दो। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि सब वही करेंगे, निभाना उनको है, लिखना आपको है, तो ये मेरी सोच होती है। जैसे मुंबई है, अब फास्ट एंड फ्यूरियस में कैरेक्टर है रोमन। रोमन आपको पता होगा, आपने देखिए, ए भाई क्या कर रहा भाई, बट ना वो आप इसको चीप मत बनाओ। देखो बम्बैया में भी एक चीपनेस होती है, बम्बैया को भी आप क्यूट बना सकते हो। करेक्ट, क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, वंटा है वो सब मत करो, एकदम चीप मत बनाओ, बट आप उसको क्यूट बनाओ, लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एकदम वो तगड़ा नीग्रो बंदा, और उसको आप दोगे ना तो अच्छी लगेगी भाषा। क्या वे क्या देखो मैं बहरा लग रहा हूँ, मतलब अच्छा तेरे को मैं बहरा लग रहा हूँ, व्हाट इज द फन इन दैट? सारे कैरेक्टर्स वही बोल रहे हैं, इट ब्रेक्स द। आप मेरे को बताओ अमित, आपके ऑफिस में बैठा हूँ, बड़ा प्यारा ऑफिस है, क्रीम दीवारें क्यों नहीं है? क्रीम को तोड़ने के लिए रेड कलर क्यों आपने रखा है? मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए। अगर मुझे कैरेक्टर्स की स्टारकास्ट को तोड़ना है, तो मुझे एक शिगुफा छोड़ना पड़ेगा। वो कैसे छोड़ूंगा? मैं कैरेक्टर को थोड़ा स्टैंड आउट करके। वो स्टैंड आउट अगर हो गया और लोगों तक वो पहुंच गया, तो वो बोलेंगे यार, वो हंसेंगे, वो खिलखिलाएंगे, तब आपको लगेगा यार मेरा काम हो गया। करेक्ट, फाइनली आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो, आप लिख रहे हो ऑडियंस के लिए। और मैं तो थिएटर में जाके देखता भी हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये ना शायद मैंने बहुत कम लोगों को बताया। मिशन इम्पॉसिबल 7, एक तो हमारी पीड़ा ये है कि हमारी पिक्चर्स अच्छे थिएटर में लगती नहीं है। भांडू, उल्लासनगर, मतलब जाने में आपको 2 नाइट 3 डे का पैकेज लेना पड़ता है। मैं सही बता रहा हूँ। मिशन इम्पॉसिबल 7 लगी थी PVR अंधेरी में, हिंदी वर्जन मैंने लिखी थी। तो जाहिर सी बात है मेरी फैमिली पम्प्ड अप थी कि हम हिंदी में देखेंगे। अब थिएटर में मूवी जैसे ही शुरू हुई, पहला डायलॉग हिंदी में आया। वो एक सबमरीन का सीन था,
तो मेरे आगे कपल बैठा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब मुझे लगा आज मेरा काम बखूबी निभाया। तो वो जैसे ही पहला डायलॉग हिंदी में है तो लेडी अपने हस्बैंड को बोलती है, डूड यू गॉट मी फॉर द हिंदी वर्जन, आई हैव टोल्ड यू टू गेट द इंग्लिश टिकट्स। तो बोलती चल देखना, बैठना, तू देखना। मैंने ये सुन लिया। एक वर्ड होता है इंग्लिश में ईव्स ड्रॉपिंग, मतलब आप सुन लेते हो, मैंने सुन लिया। जैसे ही इंटरवल हुआ मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ गया था। मैंने देखी तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मैंने कहा आई डोंट वांट टू इंट्रूड योर प्राइवेसी बट जस्ट अ क्वेश्चन। या मैंने कहा हाउ डिड यू लाइक द मूवी? बोले इट्स एक्चुअली नॉट बैड। सो मैंने कहा एंड आई आल्सो हर्ड यू सेइंग टू योर हस्बैंड दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम यू वाचिंग अ इंग्लिश मूवी डब्ड इन हिंदी। बट इट्स नॉट एक्चुअली बैड। हाँ, मतलब द काइंड ऑफ डबिंग व्हाट आई यूज्ड टू सी एंड व्हाट लैंग्वेजेस हैव इवॉल्व्ड। तो मैंने कहा तो बट व्हाई डू यू आस्क? मैंने कहा आई हैव रिटन दिस मूवी। तो वो दोनों पलट गए पीछे। हैं तो सच्ची में कि ये इंसान कैसा दिखता है पहले तो देखूं, और ये मेरे को चूना लगा रहा है वो देखूं। हो गया, ठीक है। वो लोग उन्होंने मुझे नाम वाम पूछा लास्ट तक। आपको पता है हमारे हिंदी कंटेंट लास्ट में आते हैं, क्रेडेंशियल्स लास्ट प्लेट होती है, स्पेनिश चाइनीज जो भी हिंदी बाद में आता है, क्योंकि हिंदी में देखा वो कपल अमित लास्ट तक बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे नाम मयंक जैन पूछा। फिर उन्होंने देखा मुझे कि वी सॉ योर नेम यार एंड वी आर गोइंग टू से दिस टू लॉट ऑफ पीपल कि हमारे पीछे राइटर बैठा हुआ था। फिर मैंने कहा मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊं टू जस्ट रिलेट कि मैं ही वो मयंक जैन हूं? नहीं वी कंप्लीटली बिलीव। मैंने कहा ऑल्सो थिंग्स हैव चेंज्ड, वी हैव एनहांस्ड आवर राइटिंग। करेक्ट। हम अब गिरजाघर नहीं बोलते चर्च को। मैं उस राइटिंग के हम अभी गिरजाघर चर्च ही बोलते हैं, डूड बोलते हैं। यार ये तो बड़ी कूल जगह है, ऑसम ये वर्ड्स यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे हिंदी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है पर हमारी इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा है। और आज हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये वर्ड हमने अडॉप्ट कर ली और ये कनेक्ट करते हैं ऑडियंस। वही अगर वो सुनती उसको एकदम हिंदी में तो बोलती यार साला जैसे 10 साल पहले था वही है। तो मेरे को तो अच्छा लगा नहीं। हो सकता है कि वो आगे जाके फिर बोले यार चलो एक और पिक्चर देख लेते। मैंने एक ऑडियंस को तो कन्वर्ट किया। करेक्ट। मेरी जीत वहां पे हो गई। करेक्ट। तो इस तरह भाषा का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है नए ऑडियंस को लाने में। और अमित वो शायद सेकंड वीक था, 70% थिएटर भरा हुआ था। वेरी नाइस। एक डब कंटेंट के लिए 70% थिएटर फुल होना ऑन द सेकंड वीक इज अ बिग थिंग। करेक्ट। और मैं जो जोक्स मैंने लिखे उस पे लोग हंस रहे थे और मैं चौड़ा हो गया। चौड़ा मतलब जितना हो सकता था, पास वाले को डिस्टर्ब किए बिना उतना चौड़ा हो रहा था। दैट इज द ट्रू यार। आपकी असली कमाई वही है। करेक्ट। आपको चेक मिलता है वो आपकी कमाई, बट ये आपने अपनी मेहनत से अर्न किया है। जैसे बोलते हैं ना जर्सी आप खरीद नहीं सकते, यू हैव टू अर्न अ जर्सी। तो वो हम कैसे करते हैं अच्छे खेलने से, ये हम कैसे करते हैं अच्छे डायलॉग लिखने से। आई मेड माइंड। मैंने कहा मजा आ गया नहीं, आज एक रोटी ज्यादा खाऊंगा। ये छोटा सा किस्सा था जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है। और ये सबसे अच्छी बात थी कि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी हिंदी मूवी होगी। वो तो उसके होश उड़ गए थे। बट उसने देखी, उसको अच्छी लगी और उसको राइटर भी पीछे मिल गया और वो लास्ट तक बैठी थी। सब चले गए। वो सफाई वाला सर सफाई करना। मैंने कहा रुकना भाई नाम आएगा। वो लोग भी खड़े थे, उन्होंने भी नाम देखा। एंड मतलब I could develop that interest in them, in the lady especially. Husband sees lot of, husband बोला मैं तो हिंदी में ही देखता हूँ, ये कभी नहीं देखती। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो आज एक बंदे को तो कन्वर्ट किया, धर्म परिवर्तन हो गया उसका आज। हाँ, हम बात कर रहे थे, वो बीच में छूट गई बात BFG की। आप लोगों ने देखी होगी। उसमें बच्चन साहब ने काम किया है, परिणीति चोपड़ा ने काम किया है, गुलशन ग्रोवर सर ने काम किया है, और सबको आपने भी बैठे थे आप थ्रू आउट द डबिंग यू वर देयर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, और उसकी लैंग्वेज जो थी वो कैसे आपने डिसाइड की कि ये होनी चाहिए, और कैसा रहा डबिंग एक्सपीरियंस? अब आपने नाम ले लिया अमिताभ बच्चन का, बच्चन साहब का, दी ग्रेट अमिताभ बच्चन। क्या नाम है? शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान, अमिताभ बच्चन एक ही। और वो आज है हमारे बीच, भगवान करे उनको बहुत बड़ी उम्र मिले। कल चले जाएंगे ना तो भी अमिताभ बच्चन अगले 100 सालों तक याद किए जाएंगे। द काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन, द काइंड ऑफ ऑरा ही हैज क्रिएटेड। तो ये मेरे पास मोना जी का फोन आया साउंड एडवेंचर से कि मैं एक स्क्रिप्ट आ रही है, बिग फ्रेंडली जायंट। इट कुड बी अ पोटेंशियल। तब पक्का नहीं था कि अमित जी इसका हिस्सा होंगे, तब कोई भी कैरेक्टर फिक्स नहीं हुआ था। स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी, एम्बलिन प्रोडक्शंस। एक तो स्टीवन स्पीलबर्ग अपने आप में बहुत बड़ा बैगेज लेके आते हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग है वो, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या कैच है? शी सेड कि तुम्हारी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करेगा इफ अमिताभ बच्चन इज ऑन बोर्ड और नॉट। तो मैंने कहा यार मतलब ये मेरे पे बहुत बड़ा बैगेज आ गया यार, कि मतलब मेरी स्क्रिप्ट पे। बोले प्लीज कोई मिस्टेक्स ना हो मात्राओं में, और कंटेंट ऐसा लिखना कि वो पढ़े, और वो पढ़ते हैं। यार वो आदमी ना अपने काम से बहुत ऑनेस्ट है। मतलब अगर अमित उनका पसीना हम पे गिर जाए ना और वो ऑनेस्टी का 1% हिस्सा भी आ जाए तो हम लेजेंड बन जाएंगे। मतलब करीब ही इज अ लेजेंड। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। ये कि उस मूवी में ना बड़ी फनी बात थी, उसमें ना जैसे एक
छोटा सा एक फ्रूट था, स्नूस कुम्बर। हम्म, स्नूस कुम्बर कोई फ्रूट ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने मेड अप कोई उस वर्ल्ड का। तो मुझे ऐसे ह्यूमन बींग्स को वो बोलता है ह्यूमन बीन्स, हम्म, ह्यूमन बीन्स, स्नूस कुम्बर, ऐसे बतेरे शब्द थे उसमें। हम्म, अब मेरे लिए चैलेंज था, मयंक तुम क्रिएट करो, और मुझे ब्रीफ में मिला था कि कीप इट फन, हम्म, स्क्रिप्ट शुड बी गुड सो दैट वी कैन गेट बच्चन साहब ऑन बोर्ड। हम्म, और बच्चन साहब की एक और खूबी है, जो आज हमारे नए एक्टर्स हैं ना बड़े नौटंकी करते हैं, वो देवनागरी पढ़ना पसंद करते हैं। हाँ, आज के हमारे जो पढ़ते भी होंगे दिखाते नहीं, नहीं वी हम्म, वांट इन इंग्लिश, हमें रोमन में लिख के दो। हम्म, अबे यार खा रहे हिंदी क्यों, ऐसा तो मत करो यार। मतलब बच्चन साहब इज वेरी स्ट्रिक्ट कि मैं देवनागरी ही पढ़ूंगा, हम्म, मैं देवनागरी लिखता हूँ। हम्म, तो मैंने स्नूस कोम्बर को कर दिया ककड़ भूजा, हम्म, ककड़ी और खरबूजे का कस्म। हम्म, मैंने ह्यूमन बींग्स को कर दिया इंसान, इंसान को सांड, हम्म, ताकि एक मजा भी आए और एक रॉनेस भी लगे कि आदमी ही वांट्स टू बी एज क्लोज एज टू द ह्यूमन वर्ल्ड बट ही इज अ जायंट, ही कैन नॉट। हम्म, तो जब अमित जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी, बोलते हैं ना वो जैसे वो जब आप आईसीयू में एडमिट होते हो तो आपकी वो टक टक फिर हाँ। ऐसे मर गया मर गया मर गया, तो वैसे हो वो चुका चल था। रहा था आपके। मैं मर गया मतलब तब। हाँ, फिर फोन आया मोना का, तो मोना ने बोला मयंक ग्रेट न्यूज, अमित जी इज ऑन बोर्ड। क्या मैंने कहा, बात तो है। मैंने कहा नेक्स्ट, बोले यू हैव टू बी इन द डबिंग व्हेन अमित जी इज देयर। हम्म, और अमित जी आपको पता है एम्पायर स्टूडियो में डबिंग करते वही हैं, करते हैं। क्योंकि उनका फिक्स रिकॉर्ड से रफीक भाई, हम्म, रफीक भाई के अलावा वो कहीं रिकॉर्ड करते नहीं है हम्म, एम्पायर स्टूडियो। तो मैंने कहा भैया मैं तो रात को ही पहुंच जाऊंगा। हाँ। यार अमित एक्साइटमेंट जी है यार, मतलब आपको इट्स अ वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। यस, मैं भी बताऊंगा, मैंने भी उनके साथ तो किया। मतलब अमित हाँ, आपने किया, आप समझ सकते हो हाँ, यार। पहली बात तो ना बटरफ्लाई मतलब गोते लगा रही है पेट में। हाँ, तो जब मैं पहले दिन गया, यार वो आदमी एक तो 7:30 के शेड्यूल में 7:25 को पहुंच जाए, हम्म, हम 7:40 को आ रहे हैं, हाँ, यंगस्टर्स, हाँ, कहने को हाँ, यंगस्टर्स हाँ, बैठे अंदर, शुरू करते हैं। हम्म। आवाज ही पहले सुन के मैंने कहा हाँ, पहली बार जब उनको माइक पे सुनो ना, आप स्टूडियो में बैठे हो, भाई मैंने अनरियल, वीडियो बना रखा है। सरियल लगता है, हाँ, सरियल। तो अब क्या हुआ, कौन बोले उनको कि क्या करना है। मोना बोली तुम बोलो, हाँ, मैंने कहा नहीं तुम बोलो, कल्पेश बोले तुम बोलो, मैंने कहा किसी को तो बोलना पड़ेगा। अमित जी इतने स्मार्ट हैं, हाँ, पता है एक वर्ड होता है हाउ डज ही काम योर नर्व्स। हम्म, तो उन्होंने ना माइक पे बोला, देखिए भैया, हम्म, देखिए भैया, हम ठहरे एक कैरेक्टर, कलाकार। आप ठहरे राइटर, आप हाँ, ठहरे डायरेक्टर, हाँ, आपका आधा हमसे बड़ा है। हाँ, अगर आप हमें नहीं टोकेंगे हाँ, तो प्रोडक्ट हम तो खराब हो जाएगा, हम्म, और अगर आप नहीं टोकेंगे तो उसमें कमी आपकी है। हम्म, ये बोलने की देर थी, हम्म, पता है डर एकदम खुल गया अमित से। हम्म, वो सुबह सुबह अमित जी को सीन समझाना, और मतलब हम्म, एक आवाज मतलब रूबरू मैं बोलता था, मैं सोचता था कोई चिमटी मार दे। हम्म, इज इट रियल, मतलब इज इट फॉर रियल एटलीस्ट इन दिस लाइफ, हम्म, कि क्या मैंने इतने साल जो पापड़ बेले हैं, हम्म, खाखरे बनाए हैं, जो भी है, क्या हम्म, उसका मुझे ये अब मिल रहा है डिविडेंड। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, डिविडेंड्स मिलते हैं, तो मुझे इतने साल की इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड वो मिला था। क्या बात है। अमित जी ने डबिंग की 4 दिन की, मतलब अमित मेरे लिए ना, अगर मैं जाऊंगा ना, वो बोलते हैं ना जब आप जाते हो तो आपके सामने पूरी जिंदगी रिफ्लेक्ट होती है, हम्म, मुझे लगता है अमित जी का ये किस्सा वो रह जाएगा, अटक जाएगा मेरी जिंदगी में, कि प्रोफेशनली हम्म, मतलब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। उस दिन मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा राइटर बन गया, हम्म, ग्राउंडेड रहते हुए मैंने ये अपने जहन में बना लिया। हम्म, फिर मजा आया, लास्ट दिन था तो अमित जी को पता था हम फोटो तो खींचेंगे। हम्म, अब अमित जी ने हमको डाउट में डाल दिया। हम्म, परिणीति चोपड़ा थी, गुलशन ग्रोवर थे, मैंने परिणीति के साथ काम नहीं किया था, लीला थी। गुलशन ग्रोवर से अच्छा आदमी दुनिया में नहीं है। हम्म, हम उनको बैटमैन क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता यार, वो आदमी है ना, वो हीरा है, हम्म, इतना कूल, इतना कैजुअल और इतना मजेदार, आपके साथ लंच कर रहा है, आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है। मुझे लगा ही नहीं वो गुलशन ग्रोवर, और ही इज बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, करेक्ट, करेक्ट। इन सच अ गुड एक्टर। उन्होंने विलन का रोल प्ले किया। अब लास्ट दिन था, अब फोटो तो खिंचवाएंगे, यादें कहाँ से आएगी। अमित जी ने परिणीता को मना कर दिया कि मेरे को फोटो नहीं खिंचवानी किसी के साथ। परिणीता वांटेड टू हैव अ फोटो विथ हिम, कि भाई वी आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अब सोचिए परिणीति को जब इतनी एक्साइटमेंट हो सकती है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। हम तो ठहरे 2 कौड़ी के डबिंग राइटर बाहर बैठे हुए। एक बात बता रहा हूँ, मतलब कंपेयरिंग विथ परिणीति। तो अब मैंने कहा छोड़ो यार कल्पेश, कोई मतलब ही नहीं है। अमित जी इतने क्यूट है, वो शायद मे बी रेड माई माइंड आर माइंड, वही जिसको फोटो खिंचानी अंदर आ जाओ। हो मैंने कहा मजा आ गया। क्या बात है। उनको बोलने की देर थी, हाथ पकड़ी, उंगली पकड़ी, हम तो हाथ पकड़ लिया। फोटो से बड़े कूल, पता प्यार से खिंचवा रहे थे। तो उस आदमी को देख के लगता है 3 चीजें। आप 70-75 की एज में भी, आप आज भी 5 मिनट पहले पहुंच रहे हो स्टूडियो में। 75-70 की एज में आप सीधा चल रहे हो। 70-75 की एज में पैशन आपका कहीं नहीं गया। 70-75 की एज में आप में ह्यूमिलिटी है, कि आप एक बड़े एक्टर को मना कर रहे हो, बट जो स्टार कास्ट आपके साथ जुड़ी है 4 दिन से, आप बोल रहे हो कि नहीं फोटो खिंचवाने आ जाओ। तो जब अमित जी वो कर सकते हो, तो मैं और आप क्या है यार।
सो व्हाई डोंट ऑल ऑफ अस हैव दैट ह्यूमिलिटी? और ह्यूमिलिटी से आपका कभी बुरा नहीं होता, आप आगे ही जाते हो जिंदगी में। तो ग्राउंडेड रहो, ह्यूमिलिटी रखो। अगर आप ग्राउंडेड रहोगे ना, उतना ऊंचा जाओगे। तो मैंने उनसे सीखी, अमित जी से, कि यार कमाल बनना था। मतलब यार भगवान, आई होप अमित जी यू स्टे फॉर डेकेड्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स। पॉसिबल नहीं है, पर मेरी दुआ है दिल से। और जब BFG में थिएटर में देखने गया था अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ, वो सोचते थे हमारा दामाद कुछ करता भी ऐसे ही फेंकता है, ये बेकार की डींगे मारता है। तो मैं ले गया, सन सिटी नाम का थिएटर है पाल्डा ईस्ट में। हमें जो जोक्स पे लोग हंसे हैं ना, एज अ राइटर मैंने कहा यार मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया। यही हमारा इनपुट है। करेक्ट। कि मतलब एक लाइन थी उसमें, वो उसको बोलता है क्वीन को, द रूलर ऑफ आवर स्केल्स, द रूलर ऑफ आवर स्केल्स। तो मैंने उसको कर दिया था हमारे बैगन का भरता करता धरता। और अमित जी की आवाज में तो मतलब, पर यार अमित जी ने जिस तरह मॉड्यूलेट किया था अमित, वो जायंट को अपनी आवाज देने के लिए, दैट ही ओनली अमित जी कैन डू दैट। प्लीज मुझे मत खाना। हम दैत्य हैं, इसका मतलब ये ना कि इंसानों को खटक जावत है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपने भी काम किया उनके साथ? हाँ, मैंने एक NGC की एक डॉक्यूमेंट्री थी, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। तो वो इंग्लिश में बनी थी। उसका हिंदी वर्जन NGC ने मेरे को अप्रोच किया था कि तुम लिखो और इसको ना बच्चन साहब वॉइस ओवर करेंगे। तो क्या फीलिंग थी? तो भाई मैंने बोला कोई और राइटर नहीं मिला क्या तुम लोगों को, तुम मेरे पास क्यों आए? पूछा मैंने, मतलब क्यों तुमने मेरे को किया? तो NGC के साथ मेरा रिलेशन अच्छा था, तो वो, और क्योंकि डॉक्यूमेंट्री काफी लिखी थी मैंने, बोला नहीं अमित तू लिखेगा ना भाई, हमारा बच्चन तो तू है, तू भी अमित अमित ऐसे करके वहाँ के प्रोड्यूसर ने कहा बिल्कुल लिखेंगे, मैं तो लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा। लिखी स्क्रिप्ट 2-3 बार चेक हुई। कल सुबह दिल्ली से अपना प्रोड्यूसर आए थे NGC के, और डायरेक्टर भी थे शो के। मैं होटल गया रात में, कल सुबह डबिंग है, रात में हम स्क्रिप्ट चेक कर रहे हैं, बोलते यार इस वर्ड को ना ये कर देते हैं, थोड़ा और हिंदी कर देते हैं। बोला ठीक है, हम लोग चेक कर रहे हैं पूरा, ठीक है। सुबह आए वो, उस दिन बच्चन साहब गुस्से में थे, कुछ उनका रीजन था। ये लोग अपने चैनल वाले बुके वुके लेके खड़े हैं एम्पायर स्टूडियो के नीचे, देखा तक नहीं, सीधा ठक 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 सीधा ऊपर चले गए, शुरू किया डबिंग। एम्पायर स्टूडियो ऊपर गए, लिफ्ट में चले गए, शुरू की डबिंग। 15 मिनट तक पहले उन्होंने बातें की, पूछा क्या है क्या नहीं है, चीज़ें वगैरह, क्योंकि स्टार से उनका कुछ आया था कॉल वगैरह। उस दिन उनका मूड ही नहीं था काम करने का, क्योंकि उनके कुछ फैमिली में कुछ वो था, शायद नंदा जी जो उनके समधी थे वो एक्सपायर हो गए थे उस दौरान। ऑन दैट डे नहीं, 1 या 2 दिन पहले, और वो कैंसिल करना चाह रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से ट्वीट हो गया था, चीज़ें हो गई थी, तो यस, तो उन्होंने किया भाई। उस दिन उन्होंने 1-1.5 घंटा में सिर्फ 10 मिनट रिकॉर्ड, वेरी अनलाइक अमिताभ जी। उस दिन उन्होंने बोला, रफीक भाई ने ही बोला कि ऐसा कभी होता नहीं है, बट टाइम होता है। उस दिन चले गए वो, ठीक है। बोला हम कल करते हैं, जनक आ जाइए आप लोग, हम बताएंगे आपको, क्योंकि कल कुछ चीज़ें हैं, तो जनक पे भी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हमने बोला ठीक है सर, आ जाएंगे। फिर उनका दूसरे दिन फ़ोन आया कि नहीं कल हम सुबह खुद आएंगे, एम्पायर आएंगे। ठीक है भाई, दूसरे दिन एम्पायर स्टूडियो आए, और क्या हुआ मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एम्पायर स्टूडियो के पहले दरवाजा है, फिर इधर मशीन रूम है, फिर एक और दरवाजा है, अंदर स्टूडियो रूम है, राइट है ना। तो मैंने ऐसे देख लिया, आ गए, और वो बिल्कुल फास्ट आते हैं भाई, चलते हैं ऐसे, चलते हैं, ट्रेन पकड़नी है उनको। हाँ, जैसे ऐसे आए, और उन्होंने दरवाजे को धक्का मारा, और अंदर से मैंने दरवाजा खोला, और वो ऐसे लड़खड़ा गए, और मेरे को सब सॉरी मेरे को सॉरी बोल के अंदर घुस के, और मेरी सांसें चल रही है। मैंने बोला ठीक है अगली बार मत करना। मैंने बोला दरवाजा खोल के गलती कर दी, अगर ये ट्रिप हो जाते, कुछ हो जाता भाई, हो सकता था। मैं तो, मेरे को तो ब्रेकिंग न्यूज में आ जाता मैं कि इसने दरवाजा खोला। इसने दरवाजा खोला और बच्चन साहब हो गए चोटे। ये है वो गुनहगार। हाँ, फिर कुछ नहीं। फिर जो आपने फोटो खींचने का किस्सा बताया ना, वो हमारे साथ भी हुआ। अच्छा जी। तो वो पता नहीं क्यों उनका मूड नहीं था फोटो खिंचवाने का, और मैं पहले समझ गया था, क्योंकि पहले दिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। तो मैंने बोला यार, क्योंकि पर्सनल इश्यूज थे, 100% फोटो नहीं खिंचाएंगे शायद, ये कल परसों आना था, फोटो नहीं खिंचाएंगे। मैं क्या करके गया पता है, मैं 3 फोटो प्रिंट लेके गया उनके, एक उनका दीवार का, एक उनका, एक और कोई फिल्म थी आइकॉनिक था, एक और कोई उनकी यंग फोटो, और एक ओल्ड बच्चन साहब। 3 पिक्चर्स लेके गया मैंने बोला फोटो नहीं खिंचाएंगे, मेरा इंट्यूशन था, और मैं इनसे ऑटोग्राफ लूंगा। ओके।
तो भाई जब खत्म हुआ, अपने क्लाइंट वगैरह बैठे थे, तो यार फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। तो अंदर गए पूछने, सर एक पिक्चर, हालात देख रहे हैं अभी पिक्चर खिंचाने की, बाद में खिंचाएंगे। नहीं खिंचाई, लेकिन मैं गया, मैंने बोला, सर ऑटोग्राफ, हाँ लाइए, पेन लाइए। तीनों में साइन किए उन्होंने फोटो में। मेरे को पता था ये दिस नहीं इज द बेस्ट आई खिंचाएंगे। कैन डू। यस, फोटो उन्होंने साइन किया, मस्त लिखा, अपना साइन किया। तो एक फोटो मैंने उसी समय, एक चैनल क्लाइंट थी, मैंने उसको दे दी। उसने बोला, यार अमित कैन यू गिव मी अमित दिस। बेचते तो अमीर बन जाते आज। तो एक मैंने उसको दी, और क्या कहते हैं, एक मैंने एक अपने दूसरे फ्रेंड को दे दी थी, और एक मेरे पास अभी भी है। पर अभी तुमको लगता नहीं, देखो अब ये जो तुमने एक बड़ा सिमिलर किस्सा था, दीज आर लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स। करेक्ट। मतलब मुझे पता क्या लगता है, आपकी लाइफ ना माइलस्टोन्स में बटी हुई है। जब मैंने शुरू किया, एक नया लड़का, लीला जी ने मुझे सर पे मेरे हाथ रखा, वहां से मैं निकला। मेंटर्स लाइफ में मिलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, भगवान एक दरवाजा बंद करता है। तो मेरी मम्मी की डेथ हुई, ये बड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा टची सी बात है मेरी। आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर। 2007 में शी हैड ब्रेन ट्यूमर, तो शी पास्ड अवे। अब मेरी तो दुनिया बिखर गई थी, ठीक है। बट बोलते हैं ना, ऊपर गीता में लिखा है, मैं धार्मिक बिल्कुल नहीं हूं अमित, मैं स्पिरिचुअल अपने आप को बोलता हूँ, बिकॉज मुझे गीता का सार, कुरान का सार, या हमारे बाइबल का सार, सब में बात सार वही है, बस आपकी भाषाएं, बोलने का तरीका अलग है। तो उसमें हर में लिखा है, गीता में बोलेंगे जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है, तो उन्होंने क्या किया, मैं घर पे बैठा था, निराश था, उन्होंने मेरा डबिंग का काम, राइटिंग का बहुत बढ़ा दिया। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी सोचने की कि मैं घर से बाहर निकलूं, क्योंकि उस वक्त मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी, वो मुझसे बड़ी है 4.5 साल, तो वो हैदराबाद में थी, मेरे डैड अकेले थे, मैं था। तो एट दैट टाइम माय फादर नीडेड मी द मोस्ट। करेक्ट। ही वॉज इन हिज ऑफिस, बट जब घर पे आते थे, सोचो अगर वो घर पे आते, वो देखते घर खाली है, उनकी वाइफ जो जस्ट गुजरी है वो नहीं है, तो एक आप में एक सूरापन आ जाता है अजीब सा। तो जब वो देखते थे कि भाई मेरा बेटा अवेलेबल है, उससे बात कर ली, मस्ती, एंड ऑफ कोर्स टाइम इज अ ग्रेट हीलर। टाइम के साथ साथ यादें फेड होती है, ऑफ कोर्स वो भुलाई नहीं जाती, फेड होती है। तो तब उनको लगता था मैं हूं, तो मैं हमेशा सोचता था कि मम्मी देखो आप गए, पर आपने एक दरवाजा खोल दिया। मेरे भगवान का विजन मेरी माँ है। Correct. मैं आज भी सोचता हूँ आज मेरे साथ है, और वही मेरे को एज एन एंजल गाइड कर रही है। Correct. फिर शादी हो गई, अगले साल जो भी था, लाइफ मूव्ड ऑन वेरी वेल। और तो मैं बोलता हूँ कि गॉड ने, ऊपर वाले ने, जो भी, जिसको भी आप कह लो, ऊपर अल्लाह, महावीर भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान, जिसका नाम कोई भी दे दो, मुझे लगता है उसने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है। और ये ह्यूमिलिटी मेरे में है, और मैं कभी कंप्लेंट नहीं करता मैं कि यार आपने मेरे को ये नहीं दिया, यार ये फलानी नहीं दिलाई। आपने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है, मे बी आई डिडंट डिजर्व दैट। ये ग्रैटिट्यूड रखना, मैंने मेरे बच्चों को भी सिखाया, रोने को तो इस बात पे भी आप रोक सकते हो कि मेरा रूलर टूट गया, और हंसने को इस बात पे भी रख सकते हो कि देखो आज मैं रूलर अफोर्ड तो कर सकता हूँ। Right. वो बच्चे जो रोड पे सिगरे, यार कोविड के टाइम पे जब आपकी फैमिली पूछे आज खाने में क्या बन रहा है, और ये ना पूछे आज खाना बनेगा क्या, आपको लगता नहीं आपने जिंदगी में ऊपर वाले का हाथ है आपके सर पे? बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ यही बातें अगर ध्यान में रखें ना अमित, लाइफ बड़ी, तो ये भी आपको ह्यूमिलिटी देती है, और यही ह्यूमिलिटी से आपको आइडियाज आते हैं राइटिंग के। घमंड मत करो। आज भी अपने आप को वही मयंक जैन समझो जो 25 साल पहले आया था स्टूडियो में, जो कुछ सीखने आया था। करेक्ट। मैं आज भी सीखने आया हूं, और मैं मरते दम तक सीखता रहूंगा, बिकॉज द रेस फॉर परफेक्शन हैज नो फिनिशिंग लाइन। ये मेरा मानना है। परफेक्शन की रेस में जो बोलता है मैं परफेक्ट हूं, मतलब वो झूठा है, अपने आप से भी झूठ बोल रहा है, अपने आप को भी चीट कर रहा है। और तुम खुद राइटर अमित, मैं तो चाहता हूं तुम भी ये लाइफ में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि हम कभी वहां पहुंच ही नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, ये मैं इम्प्लीमेंट करता ही हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट यू नो इज वेरी लिमिटेड, बट वी डोंट नो इज अनलिमिटेड। इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड है जो आपने बोला ना, रेस फॉर परफेक्शन, रेस फॉर परफेक्शन हैज नो फिनिशिंग लाइन। तो वही चीज है यार, अगर वो आपकी खोज चलती रहेगी तो कभी खत्म नहीं होगी। और आपको पता है वो खोज अपने अंदर की है। yes. आपको बाहर भी कहीं नहीं झांकना है। प्रॉब्लम ये हो गई हम अपने अंदर झांकना भूल चुके हैं। मतलब मैं दोनों लोगों की दुनिया में इतना इंटरेस्टेड हूं कि मैं ये भूल गया हूं कि असली मयंक कौन है और क्या है, असली अमित कौन है, मतलब तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। करेक्ट। मैं जिस दिन वो खोज लूंगा ना, मेरे सारे दुख दर्द तो उसी दिन दूर हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये हम इतने बाहर भटके हुए ना कि हम अपने अंदर एक भूल चुके हैं। तो ये चीज, ये पर्सपेक्टिव लाइफ का, क्या आपको एज ए राइटर इवॉल्व हुआ है? राइटर, जो आप राइटर हैं, उसने इसमें बहुत हेल्प की है क्या? इतना कंटेंट देखना, अलग अलग कैरेक्टर को जीना, समझना, लिखना, क्या उसने हेल्प किया इस पर्सपेक्टिव को अचीव करने में? मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने जब शुरू किया था और अब मैं लिख रहा हूँ, तो अमित यार मैं एज अ पर्सन, एज अ राइटर भी तो मैच्योर हुआ हूँ। तो जब एज अ पर्सन मैच्योर हुआ, मेरी मैच्योरिटी राइटिंग में आ रही है, राइटिंग में मैच्योरिटी आ रही है तो रियल लाइफ में आ रही है। ये इंटरकनेक्टेड है। हम अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को जितना भी कह लें,
वो एक दूसरे से घुलती मिलती है, क्योंकि हम एक आदमी वो जी रहा है। अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी हो तो फिर तो डॉक्टर के पास चले जाओ, पर आप वो एक आदमी हो तो वो दोनों चीज़ें मिक्सअप होंगी, और वो दोनों चीज़ों का इन दोनों चीज़ों पर असर पड़ता ही है। मैं एक राइटर हूँ, मेरे को रात को आइडियाज आते हैं स्क्रिप्ट्स के, करेक्ट, सोते वक्त। करेक्ट। मैं सुबह उठता हूँ और आइडियाज तो मैंने अब लिखना शुरू कर दिया। आपको पता है अमित, कुछ चीज़ें ऐसी होती है राइटिंग में जो मैं दिन भर बैठता हूँ मेरे को आइडिया नहीं आते, रात को सपनों में आते हैं। यस, मैं जैसे उठ, कितनी बार तो निधि बोलती रात को क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ याद आ गया डायरी में लिख रहा हूँ, भूल ना जाऊँ, क्योंकि सुबह भूल जाते हो, मैं लिख लेता हूँ। तो मेरी लाइफ डिफरेंट कैसे हो सकती है? मैं एक राइटर हूँ, मैं राइटर ही मरूंगा, और अगले जन्म में मुझे पता नहीं क्या बनूंगा, बट मैं एक राइटर था। मैं 17 साल तक राइटर नहीं था, मैं 18वें साल में राइटर बना, आज 42 का हूँ, आज भी राइटर हूँ, और भगवान करे वो राइटर विद दैट फुल ऑनेस्टी रहूं, ताकि मैं जब मरूं तो मैं बोलूं यार मैं एक राइटर बन के मरा हूं, और मुझे उस बात में बड़ा गर्व है। क्योंकि आज कितने लोगों का एपिसोड अमित करता है अपने रूबरू बैठा के, आज हमने कुछ किया जिंदगी में, तब आप मुझे बुला रहे हो ना। तो मैं एक छोटी मोटी सेलिब्रिटी हूँ, मैं इस बात का घमंड नहीं करता, बट मैं इस बात से खुश होता कि मैंने कुछ जिंदगी में अचीव किया, और ये घमंड कर लेने के लिए नहीं, मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए है। आज आपके बच्चे जब आपका बेटा जब आपके स्कूल में बड़े होके बोल रहा है कि मैम यू नो दिस पिक्चर वाज रिटन बाय माय डैड, दैट इज वेयर यू फील यार मैंने कुछ तो जिंदगी में कर लिया। अरे तेरे पापा ने लिखी है पिक्चर, अभी उसके हिंदी सर को मिला ओपन हाउस में। अच्छा, सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनका नाम यादव जी है, तो उनके हिंदी सर को मिला, तो वो हिंदी सर थोड़ी हिंदी झाड़ रहे थे। मैंने कहा बेटा अब टाइम आ गया, मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया, आप इतनी अच्छी हिंदी गए। मैंने कहा सर 25 साल से मैं डायलॉग लिख रहा हूँ, निमान ने कभी बताया नहीं। मैंने कहा तुमने बताया नहीं सर को मैंने ये पिक्चर में लिखी है। अच्छा मयंक जी बड़ा अच्छा लगा मिलके आपसे। मैंने कहा अच्छा तो नहीं लगा बेटा, तेरे चेहरे से दिख रहा है। बट एक मेरे बेटे को गर्व होता है ना इस बात पे। आज उसके कितने फ्रेंड्स के बाप है जो ऐसा काम करते हो। आप सोचो जू वर्सवाल लिंक रोड के 2 BHK फ्लैट में एक लड़का रह रहा है जिसका कंटेंट आज इंडिया देख रही है, किसी को नहीं पता, बट हो सकता है अब पता चल जाए और लोगों को पता चल रहा है। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं छोटी मोटी अपने आप में सेलिब्रिटी हूँ। ये मेरे घमंड के लिए नहीं है, ये मेरे खुश होने के लिए कि आगे मैं और ग्रोथ करूँ। मेरी मेहनत काम लाई है। करेक्ट। और अमित बिना मेहनत के तो देखो स्मार्ट वर्क है, आजकल के बच्चे यही भूल गए हैं कि आप मेहनत, हार्ड वर्क का कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। हार्ड वर्क को आप स्मार्टली करो तो वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। करेक्ट। आजकल के बच्चों से मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, कई राइटर्स के फोन आते हैं सर स्क्रिप्ट लिखनी है, उनको मैं करेक्ट करता हूँ गायब हो जाते हैं उसके कि स्क्रिप्ट लिख के भेजी। मैंने उनका एक बार कनेक्ट कर लेते, हालांकि मेरे को कोई जरूरत नहीं है, फोन ही नहीं उठाते। ये हमारे सीरियसनेस नहीं है, चैनलाइज नहीं है, फोकस नहीं है। और मुझे लगता है टू अर्न फास्ट मनी, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ नॉट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, एट द कॉस्ट ऑफ आप अपने को ही नहीं जान पा रहे हो उस चक्कर में। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, पर करना क्या है? चैनलाइज करो अपने आप को। मैं मेरे बेटे को वही बोलता हूँ कि तुझे जो करना है कर, बट जो करेगा ना उसमें पूरा ध्यान लगा दे अपना। जब तक तू पूरी नियत नहीं लगाएगा ना, भी अच्छी नियत से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो वही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे राइटर्स तुम भी जानते हो हमारे इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं काम, क्या कंटेंट आ रहा है इंडस्ट्री में आज अमित। करेक्ट। बहुत सारा चीज़ें जो है जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो रहा है। बट उसी पे मैं आता हूँ, आपको लगता है जैसे आपने तो शुरुआत की उस दौर से जहाँ पर लोकलाइजेशन इंडिया में शुरू हो रहा था, आपने शुरुआती शोज़ लिखे, उनको लोकलाइज किया इंडिया में हिंदी में। अभी 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं चीज़ों को। अभी आपको लग रहा है ये जो इंडस्ट्री है, लोकलाइजेशन इंडस्ट्री है, क्योंकि एआई के आने से सब ऑटोमेशन में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा फेड हो रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? यार अमित पता है मुझे एक बात, इसका मैं, जब राजीव गांधी जी आईटी लेके आए थे इंडिया में, हंगामा मच गया था कि कंप्यूटर हमारी जॉब छीन लेगा। यार नहीं होना चाहिए, हम तो बिल हाथ से बनाते थे, अब कंप्यूटर बनाएगा तो अरे कंप्यूटर पे उसको इंस्ट्रक्शन तो तू देगा ना, ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए। आप गूगल ट्रांसलेट यूज करते हो ना? मैं भी करता हूँ। आंख बंद करके यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। उसमें बिना हस्तक्षेप के यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। गूगल ट्रांसलेट मेरी मदद कर रहा है, बट मेरे को जो दिमाग ऊपर वाले ने जिस दिमाग से नवाजा है, जब तक उस एआई में मैं अपना इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, वो कंटेंट मशीन ही निकल के आएगा। हम एआई से क्यों डर रहे हैं? मैंने तो खुद अपने, मेरे सब्जेक्ट्स एमएससी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, वर्चुअल रियलिटी था, एम्बेडेड सिस्टम्स हमने पढ़ा है। एआई इज वेरी गुड, बट व्हाई डोंट यू शेक हैंड्स विद इट? व्हाई आर यू सो स्कैर्ड ऑफ इट? मैं तो इतना काम करता हूं, मैं था डबिंग और इसका भी, मतलब मुझे पता है, तुम्हें भी पता है बात। हम क्यों डरते हैं उस चीज से? हम टेक्नोलॉजी के साथ हाथ क्यों नहीं मिला सकते? हम क्यों ये सोचते हैं टेक्नोलॉजी मेरा काम खा जाएगा? नहीं खाएगा। आपका डर आपका काम खा रहा है।
करेक्ट। आपका डर आपके दिमाग में एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहा है कि तुम किसी काम के नहीं हो। मैं गूगल ट्रांसलेट बहुत यूज करता हूँ, पर मुझे पता है मुझे क्या यूज करना है, कैसे मैं अगर एक पूरा पैराग्राफ डाल के गूगल में डाल लूँ और क्लाइंट को बोल दूं भाई ये ले ट्रांसलेशन, मुझे चप्पल से मारेगा वो। भाई आई हैव टू इंटरफेयर, आई हैव टू इंटरवीन एंड सी कि इसमें वर्ड्स बीच में क्या भरने हैं मुझे। मैं एक राइटर के पास कोई भी आज गूगल ट्रांसलेट में इतने एडवांसमेंट्स हो गए, अभी भी इट इज फार फ्रॉम ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड इट विल ऑलवेज बी फार फ्रॉम ह्यूमन कैपेबिलिटी। तुम तो अमित बहुत रेगुलर डबिंग करते हो, तुम एक डायलॉग बोलोगे कितना दर्द होगा। एआई में भी वो दर्द है, पर फिर भी अभी भी बहुत ऑटोमेटेड लग रहा है वो। देखो मैं आगे की बात नहीं कर रहा, मैं आज में जीने वाला आदमी हूँ। आज की बात करो तो एआई अभी बहुत दूर है हमारे काम छीनने से, छीनेगा भी नहीं, हमको उससे हाथ मिलाना पड़ेगा। करेक्ट। अगर हम यही सोच लेके चले ना अमित, तो टेक्नोलॉजी फिर तो हम भी जड़ी बूटी क्यों नहीं लगा लेते, हम एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं? लगा लो, जाओ जंगल में जाके घूमो, पेड़ पत्ते घुमाओ, उसको लगाओ, चोट को ठीक करो। क्यों ले रहे हो दवाइयां, क्यों सल्फोरामाइसिन लगा रहे हो? क्योंकि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, हमें से फायदा हुआ है, एआई से भी होगा। डरो मत, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हमारे पता नहीं है अजीब सा डबिंग इंडस्ट्री में एक फियर चल रहा है। मैं तो वर्कशॉप देखता हूँ, ये कर रहे हैं वो कर क्या रहे हो यार? लेट टाइम गो, लेट टाइम गो विथ एआई, यू विल रियलाइज कि यार पोटेंशियली ये तो हमारे काम के लिए, हमारे फायदे के लिए सब ठीक हो जाएगा। मे बी बिकॉज वो साइंस बैकग्राउंड के लिए मैं हूँ, मैं समझता हूँ इसकी अहमियत को। एआई आपकी जॉब जब छीनेगा, जब आप सोच चुके होगे कि मैं तो यार आप सरेंडर कर दोगे। नहीं करना है, हम ह्यूमंस हैं। करेक्ट। हमने एआई को क्रिएट किया, एआई ने हमको क्रिएट नहीं किया, तो हम उसे क्यों तवज्जो दे रहे हैं? सीधी सी बात। और बहुत लोगों को लगता है इसे बोलने वाली बात है, लेकिन बोलने वाली बात नहीं, उतनी प्रैक्टिकल है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप घुसोगे, अगर जाओगे। आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप खुद डिग्रेड हो जाओगे। करेक्ट। तो आप तो जाओगे, लेकिन आपको वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो आपने वक्त बोला के ना, साथ आपको टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाना पड़ेगा। नहीं मिलाओगे, अब जैसे आपने मुझसे क्या पूछा, आप वो आज की लिंगो कैसे पकड़ते हो? क्योंकि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, करेक्ट, तो वो भी मेरा एक होमवर्क हो गया ना। राइट। तो वैसे ही जो डबिंग कर रहा है, जो स्टूडियोज खोल के बैठे, उनको भी एआई को अपना हिस्सा बनाना पड़ेगा। डरो मत यार, इट इज फॉर योर गुड। व्हाई डोंट वी हैव अ कॉम्बिनेशन, amalgamation of AI and human? Yes. Let both move together and the results are going to be astonishing. Correct. अच्छा, ठीक है, एआई के बारे में आपने बहुत अच्छा सुंदर सा पर्सपेक्टिव दिया हमें। आप लोगों को भी पता चला होगा। राइटिंग पे, कमिंग बैक टू राइटिंग पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज लोकलाइजेशन, ये सिखाई जा सकती है किसी को? ओरिजिनल लैंग्वेज की पंचुएशन चेंज करना सबसे बड़ा गुनाह है राइटर्स का। राइटर्स कहीं भी कॉमा लगा देते हैं। मैंने कहा पॉज का, नहीं पर हमको कॉमा लगाना था, क्यों? मैंने कहा राइटिंग का पॉज देखना, हमारे राइटर्स को पॉज मार्क करने नहीं आता। अमिताभ बच्चन ने खुद कहा है, डबिंग इज 60 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन एक्टिंग। ये अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, आप अपनी जिंदगी रो रहे हो उसके सामने, आप इससे प्यार कर रहे हो, तो आप सोचो ना आप में क्या कैपेबिलिटी है। और शक्ति जी के साथ मैंने एक फिल्म और की थी, जो टिंटिन मूवी थी, एडवेंचर ऑफ द यूनिकॉर्न। एडवेंचर ऑफ द यूनिकॉर्न। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम खतरों के जाल में फंसे जा रहे हो। एक यूनिकॉर्न, क्या है तुम्हारा रहस्य? इसी तरीके से आपने एक फिल्म लिखी है, उसके सब पार्ट लिखे हैं, आइस एज। वो मेरी दंबर में दहेज है मेरा। एक और फिल्म है जनता के राज, जूनियर एनटीआर। वाह, फिल्म का जो मैसेज है, चीजें हैं, वो लिखी है आपने। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? मैंने अपने एक्टिविस्ट को पूरी पिक्चर में उतार दिया था। उसमें एक डायलॉग था, भगत सिंह सब बनना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि पड़ोस के घर में पैदा हो। मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ अमित। मैं बहुत मुद्दे उठा चुका हूँ, मैं बहुत जगह लड़ चुका हूँ। मैंने 6 करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एंटी करप्शन ब्यूरो से सस्पेंड भी करवाया। अच्छा मयंक भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ स्पेसिफिकली डेडपुल 2 के बारे में। काफ़ी लोगों ने नापसंद कर दिया था जब रणवीर सिंह ने डबिंग की थी हमारे रायन रेनॉल्ड्स डेडपुल को। मैडम, लक सुपर पावर नहीं होता। ऐसे पावर पे थिएटर में सीटियां नहीं बजेंगी। जरूर बजेंगी। ना तेरा ना मेरा, मांडोली करते हैं। इसकी माँ का साकिना का।